स्टार्ट करें बेटा क्लास। जल्दी बता यार, क्लास को स्टार्ट करें ना। आवाज़ एकदम से क्लियर है कि नहीं? जल्दी बता यार, जल्दी बता, क्लास स्टार्ट करें या नहीं करें। क्या वीडियो ऑडियो क्लियर है? जल्दी 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 बता, जल्दी बता। स्टार्ट करें बेटा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। सर नाम सुना सुना लग रहा है, हमने इस चैप्टर को पढ़ रखा है अपने क्लास 9th में बेटा, लेकिन हम वहाँ पर एक ही इक्वेशन कंसिडर करते थे, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इक्वेशन कंसिडर करेंगे बेटा। स्टार्ट करते हैं बेटा, जल्दी से बता, चैप्टर को स्टार्ट करें। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यार अगर तुझे ए वाला चैप्टर नहीं आता है तो एपी में फंसेगा। नेक्स्ट और कहाँ फंस सकता है बेटा? तो फंस सकता है, समझ समझ, एपी में फंसेगा, ट्रायंगल में नहीं आएगा, रियल नंबर में नहीं आएगा, और यहाँ पर तो पॉलिनोमियल में फंसेगा बेटा। कहाँ पर भी देखो यार, ऐसे चैप्टर होते हैं जिनमें 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं और 2 इक्वेशंस आ रहे हैं, उन चैप्टर में तो फंसेगा बेटा। ये वाला चैप्टर नहीं आता है तो तुझे, क्योंकि एपी में क्या करता है, 2 रिलेशन देता है आपको। अगर आपने एपी पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, 2 रिलेशन दे देगा और आपको क्या कर देगा, वहाँ से ए एंड डी मालूम करना पड़ेगा बेटा। तो वहाँ पर ए वाला चैप्टर का मेजर रोल रहता है बेटा, आपको वहाँ से सॉल्व करने के लिए बेटा। कॉन्सेप्ट नहीं यूज होंगे बेटा, सोल्यूशन के लिए, सॉल्विंग पे जो आपके जो वहाँ पर इक्वेशन बनेंगे उन्हें सॉल्व करने के लिए ये वाला चैप्टर यूज होगा बेटा। स्टार्ट करते हैं बेटा, जल्दी से बताया यार। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। सर पेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर 2 वेरिएबल। सर वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती है। वेरिएबल का मतलब क्या है सर? जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। तो हम वेरिएबल को तो जानते हैं सर। सर हम क्या कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। सर लीनियर इक्वेशन क्या होती है? सर लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। पेयर का मतलब क्या होता है, 2 इक्वेशन आएंगे। कितने आएंगे बेटा? 2 इक्वेशन आएंगे। दोनों में जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो सेम होती है बेटा। दोनों में जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो सेम होती है। यानी कि सर हम क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं 2 वेरिएबल्स को, और यहाँ पर 2 इक्वेशन आएंगे। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। अरे सर समझ में आ गया है। यानी कि हमें 2 इक्वेशन दे दी जाएंगी जिसमें 2 वेरिएबल्स रहेंगे। तो हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों की वैल्यूज मालूम करने पड़ेंगे। बस इस चैप्टर में इतना ही करना पड़ेगा बेटा। अरे हाँ सर समझ में आ गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन आएगी मतलब डिग्री 1 हो जाएगी, और यहाँ पर 2 इक्वेशन मिलेंगे तो पेयर कहेंगे, और 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल देखने को मिलेंगे। अरे हाँ सर समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर देखो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 अप टू टाइप 9 तक यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर टाइप 1 में कैसे आते हैं बेटा सवाल, आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के ऊपर सवाल आ सकते हैं बेटा। दोनों जो मेथड होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड होते हैं बेटा। और नेक्स्ट आता है हमारा एलिमिनेशन एंड ग्राफिकल। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा टफ वाले सवाल देखने को मिलेंगे। टाइप 1 में जो है बहुत ज़्यादा टफ वाले सवाल देखने को मिलेंगे बेटा, और एलिमिनेशन और ग्राफिकल में थोड़े से इजी लेवल देखने को मिलेंगे कंपेयर टू टाइप 1। क्योंकि जो एलिमिनेशन एंड जो ग्राफिकल होता है बेटा, हर एक के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते बेटा। इसके लिए यहाँ पर देखो थोड़े अच्छे इक्वेशन होने चाहिए, थोड़े ईजी इक्वेशन होने चाहिए बेटा, तभी हम यहाँ से कर सकते हैं। वरना सब्स्टिट्यूशन में तो कैसे भी इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ये वाला बात आप याद रख लेना। नेक्स्ट यहाँ पर देखो हमें टाइप 3 का आते हैं कंपेयरिंग रेशियोस। आपको बताने हैं कि देखो यार एक बात बताऊं, जो भी हमारी इक्वेशन होती है ना, कोई सा भी इक्वेशन उठा सकते हैं मैथमेटिक्स में, हर इक्वेशन को हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। हर इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था पॉलिनोमियल में, जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है उसका ग्राफ कैसे मिलेगा बेटा, जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा बेटा, और जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका पैराबोला मिलेगा बेटा। सर हमने पढ़ रखा है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है मतलब क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, जो हमारा पैराबोला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा। इतना तो हमें समझ में आ गया है सर। मतलब कि हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे और कहेंगे जो हमारे
एक लीनियर इक्वेशन क्या करती है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। दो लीनियर इक्वेशन, दो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन जो होंगे क्या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्या वो एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, क्या वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे बेटा कुछ इस कदर, तो हमें वो बताने पड़ेंगे यहाँ पर कंपेयरिंग रेशियोज में। और फिर टाइप 4 के सवाल कैसे आते हैं बेटा, हमारे कॉस्ट के ऊपर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एप्लीकेशन आते हैं बेटा, यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या करेंगे हम, एप्लीकेशन करेंगे। पीएलई का मतलब होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, एप्लीकेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन कॉस्ट के ऊपर करेंगे बेटा। ये 5 पेन और 5 बुक के इतने हो गए, 10 पेन और 10 बुक के इतने हो गए, एक पेन और एक बुक का बताओ कॉस्ट कितना होगा, ऐसे वाले सवाल देखेंगे। और फिर नंबर, डिजिट्स और फिर फ्रैक्शन के ऊपर आ जाएंगे बेटा। ऐसे वाले सवाल भी काफ़ी 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 ईजी होते हैं बेटा, लेकिन इसमें थोड़ा आपको इंटरचेंजिंग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से मेजॉरिटी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और टाइप 6 वाले तो आते हैं एजेस के ऊपर, बिल्कुल 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 बेकार लेवल के आते हैं बेटा, सिंपल आते हैं बेटा एजेस के ऊपर सवाल, यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। ज्योमेट्री के ऊपर भी सिंपल आते हैं बेटा, लेकिन जो हमारे टाइप 8 वाले हैं थोड़े अच्छे लेवल के आते हैं बेटा क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें हम क्या करेंगे, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर रिलेशन देखेंगे बेटा। एंड वर्क को हम उसमें क्या पढ़ेंगे, वर्क पढ़ेंगे बेटा। दो यहाँ पर देखो वर्क में कैसे आएंगे बेटा, वर्क में ऐसे आ सकते हैं, समझ यहाँ पर 5 मेन और 2 मेन, यहाँ पर 5 मेन और 2 वुमेन इतने में कर सकते हैं, और यहाँ पर 7 मेन और 10 वुमेन इतने में कर सकते हैं काम। तो बताओ 1 मेन और 1 वुमेन कितने में करेंगे, ऐसे वाले आ जाएंगे सवाल। स्पीड डिस्टेंस टाइम में क्या आ जाएंगे बेटा, ये वाली गाड़ी इतने से चल रही थी, ये वाली गाड़ी ने क्या कर दिया, स्पीड को बढ़ा लिया, तो टाइम इतने से घटेगा। तो बताओ दोनों की स्पीड क्या है, दोनों ने टाइम कितना लिया, या फिर दोनों ने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, ऐसे वाले सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं बेटा। और फिर मिसलेनियस में आ जाएंगे तो थोड़े अच्छे लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अरे आंसर हमें समझ में आ गया है, लेकिन यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ से लेकर कॉस्ट से लेकर, यहाँ से नंबर से लेकर, एजेस से लेकर, ज्योमेट्री से लेकर, स्पीड डिस्टेंस टाइम से लेकर, यहाँ से देखना बेटा, ये जो आपको वर्बल क्वेश्चंस रहेंगे ना बेटा, सेम टू सेम बेटा, सेम टू सेम आप कहाँ पढ़ने वाले हो बेटा, आप पढ़ोगे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पढ़ोगे, बिल्कुल सेम रहेगा बेटा, कुछ भी नहीं चेंज होगा बेटा। लेकिन वहाँ पर जो होगी ना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी आपको। वहाँ से जो क्वेश्चन से क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, यहाँ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगी, बिल्कुल सेम डाटा रहेगा बेटा। आप क्वेश्चन देखकर ये पहचान नहीं पाओगे कि पेयर ऑफ लीनियर का क्वेश्चन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। मेजॉरिटी जो टफनेस लेवल पर जाते हैं ना क्वेश्चन, वो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सिंपल सिंपल जो होते हैं बेटा, वो इस वाले चैप्टर के हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ से कॉस्ट से लेकर वर्क तक बेटा सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सेम टू सेम कहानी चलने वाली है हमारी वहाँ पर, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेम टू सेम कहानी चलने वाली है। समझ में आ गया बेटा। और यहाँ से देख लेना बेटा, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से। और यहाँ से तो बेटा ग्राफिकल मेथड तो ईजी है, एलिमिनेशन भी ईजी है, कंपेयरिंग रेशियोज भी काफ़ी आसान है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ समझो बेटा, वर्बल तो आपके पेपर में आने ही है क्वेश्चन, चाहे इस चैप्टर से आ सकते हैं, चाहे उस चैप्टर से आ सकते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ सकते हैं बेटा। दोनों का पैटर्न सेम है बेटा, इक्वेशन अलग आएगी लेकिन पैटर्न सेम है, मेथड अलग है बेटा लेकिन पैटर्न सेम है। समझ में आ गई होगी बेटा बात। काफ़ी ज़्यादा आप सिमिलर क्वेश्चन इस चैप्टर में और उस चैप्टर में देखने वाले हो। वहाँ पर भी कॉस्ट आएगा, यहाँ पर भी कॉस्ट है, वहाँ पर भी नंबर आएगा, यहाँ पर भी नंबर है, वहाँ पर भी डिजिट्स आएंगे, यहाँ पर भी डिजिट्स हैं, और वहाँ पर भी फ्रैक्शन आएगा, यहाँ पर भी फ्रैक्शन है, एजेस वहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, ज्योमेट्री यहाँ भी, वहाँ भी स्पीड डिस्टेंस है, वहाँ भी वर्क यहाँ भी, वहाँ भी। बिल्कुल समझ में आ गया सर, यानी कि इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल बढ़िया सर। और ये वाला सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन जो है बेटा, हम एपी के लिए भी यूज़ करेंगे बेटा। एपी में 2 इक्वेशन मिलेंगे हमें, 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये इन दोनों मेथड में से कोई सा भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर मेजॉरिटी में ग्राफिकल मेथड मैं कहूँगा सॉल्व करने के लिए अच्छा नहीं है बेटा, लेकिन एग्जाम में ग्राफिकल से पूछेगा तो आप ग्राफिकल से सॉल्व कर सकते हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा इस वाला चैप्टर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ यहाँ पर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ax + bx + c = 0 होना चाहिए, जहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अरे सर बढ़िया सर, समझ में आ गया है। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक इक्वेशन के लिए है बेटा, और ये एक इक्वेशन को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये हमें स्ट्राइट लाइन देखने को मिलेगी बेटा। कैसे देखने को मिलेगी, स्ट्राइट लाइन देखने को मिलेगी। अरे बढ़िया सर, समझ में आ गया है। लेकिन हम
सर क्या करेंगे, दो इक्वेशन को ला देंगे तो क्या करेंगे सर, स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, a1x पहली वाली लाइन का क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरी लाइन का क्या हो जाएगा बेटा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है बेटा ये क्या होना चाहिए, हमारे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अरे बढ़िया सर, समझ में आ गया है हमें, और इन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं बेटा। और यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारे एक्स एंड वाई है। बढ़िया बढ़िया सर, समझ में आ गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर दे रखे हैं, फिर से दे रखा है बेटा। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना हम क्या करेंगे, a1 a2 a3, यहाँ पर देखना बेटा a1 a2 नहीं बेटा, यहाँ पर देख a1 एंड a2 जो है बेटा ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, b1 एंड b2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y है, c1 एंड c2 क्या है बेटा, कांस्टेंट है बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म को हमेशा याद रखना बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म आप नहीं जानते तो चैप्टर मत देखना बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले क्या करेंगे, याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा। यहाँ पर देखना बेटा, दो इक्वेशन आपको दे दी जाएंगी, आपको बताना है कि जब हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हमें कैसे लाइन मिलेंगे, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे, कैसे इक्वेशन मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हमें पूछ सकता है बेटा। तो हम क्या करेंगे, ये वाले टेबल को याद रखेंगे, टेबल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखना बेटा, यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर दो इक्वेशन दे दी गई है, ये वाले नहीं बेटा, कोई एग्जांपल हम ले लेंगे, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 दे दिया गया और x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दे दिया गया। ऐसे वाले कुछ भी दे सकते हैं बेटा, ऐसे वाले इक्वेशन दे दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि ग्राफ पर प्लॉट करने पर कैसे मिलेंगे, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, क्या कोइंसिडेंट लाइन होंगे, क्या पैरेलल लाइन होंगे। तो आप कैसे करोगे, ग्राफ पेपर को मत छूना है बेटा, ग्राफ पेपर को मत छूना है, ग्राफ पर प्लॉट नहीं करना है। आप इक्वेशन देखकर बता सकते हो कि ग्राफ में इसे कैसे लाइन्स कहेंगे हम, इस वाले टेबल से। देखना बेटा, यहाँ पर अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, यानी कि a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, तो हमें टाइप ऑफ लाइन कैसे मिलेगी बेटा, वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे को काटेंगे बेटा, एक दूसरे को काटेंगे बेटा। और कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा हमें। और इसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कंसिस्टेंट कहते हैं। टाइप ऑफ इक्वेशन में कंसिस्टेंट कहेंगे। कुछ इस कदर हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगे बेटा, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। और यहाँ पर देखना, अगर देखना बेटा, अगर देखना a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 दे रखा है, तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगे, यानी कि एक लाइन ये है। यहाँ पर देखना बेटा, यानी कि एक लाइन हमारे पास दे रखी थी, तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाएगी, इसी के ऊपर क्या हो जाएगी, दूसरी लाइन भी आ जाएगी हमारे। यहाँ पर देखना, एक लाइन ऐसी दे रखी थी, ये एक इक्वेशन की लाइन थी, ये दूसरे इक्वेशन की लाइन थी, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में आ जाएंगे कुछ इस कदर। यहाँ पर देख लेना बेटा, ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, अगर एक बार इंटरसेक्ट करी तो हम क्या कह सकते हैं, एक सोल्यूशन था। अगर यहाँ पर देखना कितने बार बेटा यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी हम क्या कहेंगे, उसे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कहेंगे। और इसे हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट कहेंगे। यानी यहाँ पर हमारे वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नंबर आ गए, इसलिए इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे हमारे। यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू सिर्फ एक आएगी। समझ में आ गया है सर, बढ़िया बढ़िया तरीके से। अगर यहाँ पर हमारे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, मगर नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस बनेंगे। कैसे बनेंगे बेटा, पैरेलल लाइंस बनेंगी। और कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ऐसी वाली इक्वेशन को आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे कि एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब कि इनकंसिस्टेंट कहेंगे। मतलब कि कैसे मिलेंगे बेटा, पैरेलल लाइंस मिलेंगे, यानी कि एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर एक बार इंटरसेक्ट करेगी तो एक सोल्यूशन मिलेगा, अगर काफ़ी ज़्यादा बार इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या कहेंगे हम उसे, कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे, और इसके इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। अगर एक बार भी यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो हम क्या कहेंगे, नो सोल्यूशन कहेंगे और पैरेलल लाइन कहेंगे। अरे हाँ सर, समझ में आ गया है। a1 एंड a2 यहाँ पर क्या थे बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x थे। b1 एंड b2 क्या थे, कोएफिशिएंट ऑफ y थे। c1 एंड c2 क्या थे बेटा, कांस्टेंट थे। ये वाली चीज़ आप याद रखेंगे।
और स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं हम। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बाद ये कहेंगे। फिर से जल्दी से रिवर्स कर लेते हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। यूनिक सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, कुछ इस तरह में लाइन देखने को मिलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन देखने को मिलेंगे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 दे रखा है। कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाएगी, और इसे क्या कहेंगे हम, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन होंगे सर इसके, यानी कि काफी ज्यादा एक्स एंड वाई के वैल्यूज आएंगे, यानी कि हम इसे क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट कहेंगे। अरे हाँ सर बिल्कुल बढ़िया कहा आपने, फिगर ऐसे बनेंगे इसके। और यहाँ पर देखना a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 दे रखा है, तो पैरेलल लाइंस बनेंगी और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा हमें, यानी नो सोल्यूशन हो जाएगा और इनकंसिस्टेंट होगी, कुछ इस कदर पैरेलल लाइंस देखने को मिलेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के, देखो बेटा इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है बेटा, 3 मेथड है। एक सबसे पहले 3 नहीं बेटा 4 है, टोटल 4 है बेटा, टोटल 4 है। मैं 3 क्यों कह रहा हूँ, एक जो है आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। सबसे पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि हम एक के टर्म में लिखेंगे सबसे पहले वैल्यू, और उस वाले टर्म को हम क्या कर देंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी वहां पर। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, समझाऊंगा मैं आगे चल के। ये सब्स्टिट्यूशन यानी कि हम एक की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में लिख रहे हैं, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हमें सब्स्टिट्यूशन के यहाँ पर मिल जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होगा एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हम एक वेरिएबल क्या कर देंगे, हमारे दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि हम काट देंगे बेटा। ये सबसे इजी मेथड होता है बेटा, इससे एलिमिनेशन मेथड आप अच्छी तरीके से सीख सकते हो बेटा। एलिमिनेशन मेथड होगा, यानी कि किसी भी एक वेरिएबल को हम काट देंगे। नेक्स्ट हमें तीसरा हो जाता है बेटा ग्राफिकल मेथड, यानी कि हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को दो लाइंस बनाएंगे बेटा। ग्राफ में कैसे बनाएंगे सिखा दूंगा मैं। दो लाइंस बनाएंगे जहां पर उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि कुछ इस कदर दो लाइंस बनेंगे, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा बेटा वो एक्स एंड वाई की वैल्यू हो जाएगी। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा एक्स एंड वाई की वैल्यू हो जाएगी। बढ़िया बढ़िया सर, समझ में आ गया है सर। चौथा मेथड कौन सा होता है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है, जो एक फॉर्मूला निकल के आता है बेटा, वो वाला फार्मूला यहाँ पर आपको सिलेबस में नहीं है तो मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ बेटा। उस फार्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया है सर, बढ़िया बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सर अगर आपको स्टेप चाहिए तो आप यहाँ से लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के, नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाकर आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के यहाँ पर दे रखे हैं, और यहाँ से वर्बल प्रॉब्लम जो आएंगे उन्हें सॉल्व करने के यहाँ पर दे रखे हैं। बस यहाँ पर थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए लिख रखा है बेटा, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, वरना नहीं नोट करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, लेकिन आपको रिवाइज करना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन सीखेंगे, और उसके बाद क्या सीखेंगे, एलिमिनेशन एंड ग्राफिकल सीखेंगे। उसके बाद हम कंपेयरिंग रेशियोज पे आ जाएंगे बेटा। चलो यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सर सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है x + y = 14, x - y = 4, यानी कि दो इक्वेशन दे रखे हैं और दो वेरिएबल हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे बेटा। अरे सर समझ में आ गया है सर, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने का सबसे पहले जो मेथड बताऊंगा मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताऊंगा। किससे बताऊंगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताऊंगा। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गए हैं हमें क्वेश्चन से। क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे रखी थी, एक हो गया x + y = 14, x - y = 4 दे रखा है। सर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देख यार, इक्वेशन 2 में क्या कर देंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सर हमें y की वैल्यू कैसे मिलेगी, इक्वेशन 1 से काट लेंगे बेटा। यहाँ पर देख सब्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ता है, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को तुझे लिखना पड़ता है बेटा। एक वैल्यू, यहाँ पर देख यार, दो इक्वेशन थे, एक इक्वेशन को चुनेगा और जो एक इक्वेशन में क्या करेगा, एक वेरिएबल के टर्म्स में सारी इक्वेशन को लिखेगा, और जो एक इक्वेशन तुझे मिल गई है एक वेरिएबल में, उसे क्या कर देगा, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो तुझे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। देख यहाँ पर देख, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कितने थे, दो इक्वेशन थे, तो मैंने इक्वेशन 1 को उठाया और फिर मैंने क्या कर दिया, y के टर्म्स में लिखा इक्वेशन को। सर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देख यार, y था और यहाँ पर +6 है, +6 को मैंने इधर भेज दिया तो कितना हो गया, 14 - x हो गया, यानी y = 14 - x हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। इक्वेशन 2 क्या कहती थी, x - y = 4 थी,
तो मैंने क्या कर दिया, x माइनस वाई की जगह मैंने क्या कर दिया 14 माइनस एक्स रख दिया इजिकल टू 4, वैसे का वैसे है। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर माइनस मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस 14 हो गया। माइनस 14 को मैंने इधर भेज दिया तो कितना होगा, प्लस 14 होगा, प्लस 14 प्लस 4 इजिकल टू 18 होगा, ये 2x हो जाएगा बेटा। इतना तो बेसिक बेसिक मैथ्स आपको आता होगा। 2x इजिकल टू 18 है बेटा, और फिर क्या करेंगे, 2 को नीचे भेज देंगे तो 9 हो जाएगा बेटा, x इजिकल टू 9। यानी कि हमने क्या किया, एक वेरिएबल को हमने एक टर्म्स में लिखा और उसे दूसरी इक्वेशन में डालने पर हमें दूसरा वेरिएबल मिल गया। अब इस 9 की वैल्यू को क्या करेंगे, हम पहले वाले इक्वेशन में डालेंगे या फिर किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं बेटा। इस वाले x की वैल्यू को या तो इसमें डालो या तो इसमें डालो या तो इसमें डालो, तीनों में वैल्यू सेम मिलेगी बेटा, क्योंकि मैंने क्या कह रखा था, वेरिएबल की वैल्यू सेम रहेगी दोनों इक्वेशन में। अब 9 की वैल्यू मैंने इक्वेशन 3 में डाली है, यानी कि यहाँ पर डाली तो कितना हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स है, 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 14 माइनस 9 5 हो जाएगा। फिर से कह रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुन, दो इक्वेशन दे रखी थी, किसी भी एक इक्वेशन को उठाएंगे और फिर एक वेरिएबल के टर्म्स में सारी इक्वेशन को लिखेंगे, उस एक वेरिएबल के टर्म्स को क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में डाल देंगे। दूसरी इक्वेशन में डालने के बाद हमें क्या मिलेगा, दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा, और उस वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन में डाल देंगे तो दूसरा वेरिएबल में मिल जाएगा। अरे आया कि नहीं आया, जल्दी बोल यार, आया कि नहीं आया। यहाँ पर देखा यार, फिर से कह रहा हूँ, दो इक्वेशन थे, किसी एक वेरिएबल के टर्म में पूरी इक्वेशन को लिखा और इस वेरिएबल को हमने दूसरी इक्वेशन में डाल दिया, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, और इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे तो हमें दूसरा वेरिएबल भी मिल जाएगा। अरे आया कि नहीं आया, जल्दी बोल यार। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा था, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 दे रखा, यानी कि दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है बेटा, बढ़िया बढ़िया तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, s को क्या करेंगे, s के टर्म में पूरी इक्वेशन को लिखेंगे, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस टी था, इधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस टी हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन है बेटा, यहाँ तक क्वेश्चन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्वेश्चन में दे रखा है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस टी को उधर भेजेंगे तो प्लस टी हो जाएगा। अरे सर समझ में आ गया है, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी हो जाएगा। अब s की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में डालेंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर तू ये s की वैल्यू इक्वेशन 1 से काट रहा है, फिर से तो s की वैल्यू डालेगा तो तुझे आंसर नहीं मिलेगा, इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में डालनी पड़ेगी। अगर तू एक इक्वेशन से s की टर्म में लिखा है तो तुझे वही इक्वेशन में डालने पर आंसर नहीं मिलेगा, दूसरे इक्वेशन में डालने पर आंसर मिलेगा बेटा। तूने क्या कर दिया, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी था, तो तूने क्या कर दिया, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दी, s की जगह तूने क्या लिख दिया, 3 प्लस टी लिख दिया, और फिर इसे क्या करेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, सॉल्व करेगा तो तेरे यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी, और यहाँ से तो क्या करेगा, सॉल्व करेगा तो t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, 6 मिल जाएगी। अगर तो t की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डालेगा ना बेटा, इस वाली इक्वेशन में, तो तेरी s की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल के टर्म में पूरी इक्वेशन लिख रहे हैं, और उस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, दूसरी इक्वेशन में डाल रहे हैं, क्योंकि हमें एक वेरिएबल मिल जाएगा। उस वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, फिर से उस इक्वेशन में डालेंगे या फिर कोई भी इक्वेशन में डालेंगे तो हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी बेटा। बढ़िया बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। फिर से देख हम क्या करेंगे, यहाँ से दो इक्वेशन दे रखे हैं, अब हम क्या करेंगे, y के टर्म्स में लिखेंगे बेटा। तो यहाँ पर देख y के टर्म्स में लिखेंगे, माइनस वाई उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, प्लस 3 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 हो जाएगा, और फिर इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी। अरे आया कि नहीं आया, जल्दी बोल यार। यहाँ पर यहाँ पर सॉल्व कैसे करेगा, तू एक इक्वेशन को एक वेरिएबल के टर्म्स में लिखेगा, उसे दूसरी इक्वेशन में डालेगा, और फिर क्या करेगा, तू दूसरे के वैल्यू मालूम करेगा। यहाँ पर देख यार, यहाँ पर क्या ट्विस्ट है, यहाँ पर ट्विस्ट ये है सर, यहाँ पर देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 1 को लिख देंगे और फिर इसे इक्वेशन 2 में डाल देंगे। अगर तूने y के वैल्यू को इक्वेशन 2 में डाला और फिर इसे सॉल्व किया तो तुझे क्या मिला बेटा, यहाँ से 9 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, 9 मिलेगा। अगर तुझे यहाँ से 9 मिल गया, 9 इज इक्वल टू 9 हो गया, यानी कि यहाँ से 9 इज इक्वल
9 होता है, आप जानते हो, लेकिन यहाँ से हमें सोल्यूशन मिलने वाले नहीं है। सर हमें सोल्यूशन क्यों नहीं मिले? इसलिए नहीं मिले क्योंकि बेटा यहाँ से एक्स एंड वाई के कोई भी वैल्यू हो सकती है। एक्स एंड वाई की कोई भी वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगी। मतलब कि सर यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एक्स एंड वाई के इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन है बेटा, एक्स एंड वाई के इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन है। अरे हाँ सर समझ में आ गया है, यानी कि हमें इस वाले मेथड से ऐसी वाली इक्वेशन सॉल्व नहीं करने पड़ेगी बेटा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर? देखो बेटा मैं बता रहा हूँ, ऐसी वाली इक्वेशन को आपको सॉल्व करना ही नहीं है बेटा, ऐसी वाली इक्वेशन को आप सॉल्व करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अरे हाँ सर समझ में आ गया है। मतलब हम क्या लिख देंगे डायरेक्टली, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। देख यार 3 सॉल्यूशन आते हैं हमें, एक एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आता है, यानी कि एक यूनिक सोल्यूशन आता है, दूसरा इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन आता है, तीसरा नो सोल्यूशन आता है। सॉल्व किसे करेंगे? सिर्फ पहले वाले को करेंगे जिसका यूनिक सोल्यूशन आता हो बेटा, जिसका यूनिक सोल्यूशन आता हो, वरना हम दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करने वाले नहीं है। अरे यहाँ से समझ में आ गया है। चौथी इक्वेशन देखेंगे, चौथी इक्वेशन में क्या, यहाँ पर देख चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों इक्वेशन दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इस वाले 0.2x को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे और इसे डिवाइडेड में कर देंगे। तो y के रिस्पेक्ट में हमने लिख दिया, और फिर इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में हमने पुट कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे x की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, 2 मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। अगर हमें x की वैल्यू 2 मिल गई है तो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस वाले इक्वेशन में पुट करने के बाद y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। अरे सर समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 से y के रिस्पेक्ट में लिख दिया और इस y को हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। सॉल्व करते जाएंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी। x की वैल्यू अगर 2 मिलेगी तो इस वाले इक्वेशन में रख देंगे या फिर कोई भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमें y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। अरे समझ में आएगी नहीं, आज जल्दी बता यार। और नेक्स्ट वाला है 5th। यहाँ पर देख तू क्या करता है, यहाँ पर अगर तुझे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है, कैलकुलेशन यहाँ पर देख पॉइंट में है इसलिए गड़बड़ हो सकती है, तो क्या करेगा, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकता है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकता है। होल इक्वेशन को कर रहा है बेटा, तो यहाँ पर से मैं होल इक्वेशन को कर रहा है, यहाँ पर से RHS में भी करेगा, LHS में भी मल्टीप्लाई करेगा। 10 इंटू 0.2 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा। अरे आया कि नहीं आया? यानी होल इक्वेशन को तू किसी से भी मल्टीप्लाई भी कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? होल इक्वेशन को करना चाहिए बेटा, पूरी इक्वेशन को तू किसी से मल्टीप्लाई किसी से भी डिवाइड कर सकता है, वेरिएबल में कुछ फर्क आने वाला नहीं है। होल इक्वेशन को करना चाहिए, सिर्फ RHS को करेगा या फिर सिर्फ LHS को करेगा तो आंसर चेंज आएगा बेटा। यहाँ से देख यार, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा था, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन दे रखे हैं, हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को उठाएंगे, उसे y के रेस्पेक्ट में या फिर x के रेस्पेक्ट में भी आप ले सकते हो बेटा। अगर आप y के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, इसे इधर जाएगा और फिर डिवाइडेड में आ जाएगा, यानी y के रेस्पेक्ट में हमने लिख दिया है। और इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो हमारे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। x की वैल्यू अगर 0 आ गई है, अगर x की वैल्यू 0 आ गई है तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है, तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। बढ़िया बढ़िया सर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख यार, यहाँ पर तू क्या करेगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे रखा है, तो तू क्या करेगा, यहाँ पर इक्वेशन 1 से क्या करेगा, यहाँ पर देख यार, यहाँ पर क्या करेगा, तो इक्वेशन 1 को क्या करेगा, y के रेस्पेक्ट में लिखेगा। इक्वेशन 1 को क्या करेगा, y के रेस्पेक्ट में लिखेगा। सॉल्व करते करते y के रेस्पेक्ट में इतना आ गया है, इतना आ गया है, इतना आ गया है। y की वैल्यू को तो क्या करेगा, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेगा। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करेगा। x की वैल्यू तुझे कितने मिलेगी बेटा, x की वैल्यू 2 मिलेगी। अगर तू x की वैल्यू क्या करेगा, इस वाले फिर से यहाँ पर इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देगा, या फिर कोई 1 2 3 कोई सी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेगा तो y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। यानी हमें यहाँ पर खेल क्या करना है बेटा, खेल इतना ही करना है, किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में सारे टर्म्स को लिखना है और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी बेटा,
एक वेरिएबल मिल जाएगा, और जो एक वेरिएबल मिला है उसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पर दूसरी वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। बढ़िया बढ़िया सर, समझ में आ गया है। अब हमें क्या करना है बेटा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्स एंड वाई मिलेगा तो हमें यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दे रखा है। ये क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जो क्या आप आगे चलकर पढ़ने वाले हो। स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर x एंड y की वैल्यू आप पता करेंगे और फिर m की वैल्यू काटेंगे। कैसे काटेंगे सर m की वैल्यू, तो आप छोड़ दो, पहले x एंड y की वैल्यू काटना बता दो। x एंड y कैसे काटेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से y के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। इतना तो आता होगा बेटा आपको, 2x को इधर भेजना है, 3 को डिवाइडेड में भेज देना है, तो y के रेस्पेक्ट में हो गया। इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी है, -2 मिल जाएगी। इस वाले -2 को क्या कर देंगे, हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू 5 मिल रही है, यानी x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। तो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर देखो y की जगह 5 लिख देंगे, x की जगह -2 लिख देंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, a प्लस 3 था, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। 5 - 3 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। ये नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/-2 हो जाएगा, यानी -2/2, यानी कि -1 हो जाएगा m की वैल्यू। अरे सर, अच्छा क्वेश्चन था, हमें समझ में आ गया। एक बात बता देता हूँ मैं, ये जो m है ना हमारा, m को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। स्लोप को आपको पता होना चाहिए। स्लोप जो है हम कहाँ यूज़ करते हैं बेटा, हम यूज़ करते हैं अपने ग्राफ वाले ओम्स लॉ के ग्राफ में स्लोप को यूज़ करेंगे बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर एलिमिनेशन एंड ग्राफिकल मेथड से देख लेना। सबसे पहले एलिमिनेशन देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन तो हमें समझ में आ गया। देखो यार, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, या तो एलिमिनेशन से करो, या तो सब्स्टिट्यूशन से करो, या तो ग्राफिकल से करो। लेकिन सबसे ईजीएस्ट मेथड जो होता है वो एलिमिनेशन होता है, उसके बाद जो होता है सब्स्टिट्यूशन होता है, उसके बाद जो होता है ग्राफिकल होता है। ग्राफिकल के लिए आपको ग्राफ शीट चाहिए, आपको प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, और फिर वहाँ पर लाइन्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। इतना ज़्यादा कि वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सबसे इजी मेथड एलिमिनेशन है, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन है, और फिर यहाँ पर क्या है आपका है ग्राफिकल मेथड। और यहाँ पर देख लेना बेटा, एलिमिनेशन से सारे इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, सारे इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन सब्स्टिट्यूशन से कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अरे हाँ सर, समझ में आ गया है। अब एलिमिनेशन बता दो हमें क्या करना है। एलिमिनेशन में क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर देख बेटा, एलिमिनेशन में बताता हूँ, जब भी हम दो इक्वेशन को ऐड करते हैं, क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो साइन जो होगा हमारा सेम रहेगा, यानी कि प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, साइन जो होगा हमारा सेम रहेगा। साइन जो होगा हमारा सेम रहेगा बेटा, यहाँ पर लिख लेंगे साइन सेम रहेगा, सेम रहेगा। और सपरेट करेंगे तो क्या, सेम लिख लेना बेटा, यहाँ पर सेम रहेगा। और सपरेट करेंगे यानी कि हम क्या करेंगे, सपरेट करेंगे, जो हमारा साइन होगा बेटा चेंज हो जाएगा। साइन जो होगा हमारा, साइन चेंज हो जाएगा। ये वाली बात आप खास ख्याल रखेंगे बेटा, इसमें मेजॉरिटी बच्चे गलती करेंगे। ऐड करेंगे तो साइन सेम रहेगा, सेपरेट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया सर, समझ में आ गया, इतना हम याद रखेंगे। ऐड करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, सेपरेट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। और फिर हमें यहाँ पर डिपेंडेंट होता है बेटा, ऐड करना है कि सेपरेट करना है, ऐड करना है कि सेपरेट करना है। बस यहाँ पर देखो यार, डायरेक्ट फंडा बताता हूँ मैं, एलिमिनेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। एलिमिनेशन में इतना होता है, किसी भी एक वेरिएबल को क्या कर देंगे, हम उस इक्वेशन में से डिलीट कर देंगे। डिलीट कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, डिलीट कर देंगे। सर कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दे रखा था, दो इक्वेशन दे रखी हैं, दो इक्वेशन दे रखे हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखना है बेटा, अब देखना है, यहाँ पर देखो लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स आपने पढ़ा होगा। लाइक टर्म्स ऐड और फिर सेपरेट होते हैं बेटा, अनलाइक टर्म्स ऐड और फिर अनलाइक टर्म्स जो होते हैं वो ऐड और सेपरेट नहीं होते हैं। यानी कि लाइक टर्म्स हमारे कौन से हैं बेटा, 3xy एक लाइक टर्म है, 2x - 2x जो है हमारे क्या है, लाइक टर्म्स हैं। अब देखो यार, हम किस वेरिएबल को यहाँ पर इजीली काट सकते हैं, हम यहाँ पर 3x को इजीली काट नहीं सकते, लेकिन 2x और -2x को इजीली काट सकते हैं। यानी कि हमें क्या करना था, यहाँ पर काटना था। काटेंगे तो कैसे काटेंगे, देखो बेटा यार, +2y में से ऐड करने पर ये जाएगा या फिर सपरेट करने पर ये जाएगा। अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
2y यहाँ पर देख 2y प्लस माइनस 2y यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। अगर तू माइनस करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यानी तू क्या करेगा, यहाँ पर डिलीट करने के लिए ऐड करेगा बेटा, क्या करेगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करेगा। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन तू क्या करेगा, यहाँ पर अपना दिमाग भगाएगा। अगर यहाँ पर साइन क्या है, दोनों डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो निकल जाएंगे। अगर यहाँ पर साइन सेम होते हैं तो सेपरेट करेंगे। बढ़िया बढ़िया सर, समझ में आ गया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर देख यार, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेगा, अनलाइक टर्म के नीचे अनलाइक टर्म लिखेगा, और यहाँ पर कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखेगा। और यहाँ पर तूने इक्वेशन 1 लिख दी, इक्वेशन 2 लिख दी, और फिर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यानी कि साइन चेंज होने वाला नहीं रहेगा, साइन सेम रहेगा। ऐड करेंगे तो साइन सेम रहेगा, सेपरेट करेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा बेटा। यहाँ पर देख हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5x कितना होता है, 8x होता है, प्लस 2y माइनस 2y कितना होता है, 0 होता है। यानी कि हम इसे काट सकते हैं बेटा, इसी यही फंडा होता है, यहाँ से हम इजीली काट सकते हैं। काट लिया हमने, और 11 प्लस 13 कितना होता है, 24 होता है। 8x इजिकल टू 24 है, तो x इजिकल टू 24/8, यानी कि x इजिकल टू 3 हो गया। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3x को क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे बेटा। हम क्या कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। x की वैल्यू 3 है, तो 3 × 3 9 हो रहा है, 9 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 2 होता है। 2y इजिकल टू 2 आ रहा है, तो y इजिकल टू 1 आ जाएगा, y इजिकल टू 1 आ जाएगा। बढ़िया सर, दूसरा क्वेश्चन बताओ। दूसरा क्वेश्चन हमें ये दे रखा है 2x प्लस y इजिकल टू 11, और यहाँ पर दे रखा है। अब देख यार, दो सेम कौन से दिख रहे हैं हमें, x एंड x तो सेम नहीं दिख रहे, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख y एंड y है, यानी कि y में से y निकालने के लिए y को और y प्लस y और प्लस y को हटाने के लिए ऐड करना पड़ेगा कि सेपरेट करना पड़ेगा, सर सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, सेपरेट करने के लिए, यहाँ पर देख यार, इनको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सर ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बता यार। सेपरेट कब करेंगे, हमें यहाँ पर डिपेंडेंट है, हमें कौन सा वेरिएबल को डिलीट करना है वो देखना है, और फिर हम ऐड करना है कि सेपरेट करना है वो देखना है बेटा। y में से y सेपरेट करेंगे तो ही 0 आएगा बेटा। अगर y में से y जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा बेटा, यानी कि हम सेपरेट करना है बेटा। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे दिया। अब देखना बेटा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 निकाल रहे हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 निकाल रहे हैं। तो इक्वेशन 1 को लिख लिया, इक्वेशन 2 को लिख लिया। लेकिन सर आपने लिख कर बताया था हमें, ऐड होंगे तो साइन सेम रहेंगे, सेपरेट होंगे तो साइन डिफरेंट हो जाएंगे। प्लस y था क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। प्लस y था क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। प्लस x था माइनस x हो जाएगा। प्लस 8 था माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ पर साइन क्या हो गया, चेंज हो गया बेटा, प्लस था माइनस हो गया, माइनस होता तो प्लस हो जाएगा बेटा। अरे हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने। 2x माइनस x कितना होता है, x होता है। y माइनस y कितना होता है, 0 होता है, यानी कि हम इसे काट सकते हैं। इजिकल टू 8 माइनस, यहाँ पर देख 11 माइनस 8 कितना होता है, 3 होता है, यानी कि x इजिकल टू 3 हो गया। x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया x की वैल्यू को, x प्लस वाई इजिकल टू 8 था, तो यहाँ से भेजेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। अब इस वाले इक्वेशन में देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है बेटा। यहाँ से देखना, किसी के भी कोएफिशिएंट मैच नहीं हो रहे, यानी कि कोई भी डिलीट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को सेम बनाने के लिए इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारी इक्वेशन मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगी बेटा, 15। 5 × 10 कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। 3 × 5 15 हो जाएगी, और यहाँ 75 × 5 कितनी हो जाएगी, 375 हो जाएगी। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। इक्वेशन 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें इक्वेशन 4 मिल गई। होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है बेटा, यहाँ पर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं होगा। इक्वेशन 4 मिल गई है। तो अब हम यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या है, साइन डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे बेटा। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 कर देंगे। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 करेंगे, ऐड करते हैं तो क्या होता है, साइन सेम होता है। ऐड करते हैं तो क्या होता है, साइन सेम होता है। ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
+15y -15y 0 हो जाएंगे। इन दोनों का ऐड करेंगे तो 68x हो जाएगा और इन दोनों का करेंगे तो 408 हो जाएगा। इन x की वैल्यू कितनी आ गई है, हम इसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 6 आ गई है। अगर x की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। यहाँ पर देख यार, ऐड होंगे तो साइन सेम रहेगा, सपरेट होंगे तो साइन डिफरेंट हो जाएगा। तुझे कंडीशन देखनी है, कहाँ पर ऐड करना है कहाँ पर सपरेट करना है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर सेम इक्वेशन एलिमिनेशन से सब्स्टिट्यूशन से भी की थी हमने, यहाँ पर एलिमिनेशन से करना सीखेंगे। यहाँ पर x + y = 14, x - y = 4 दे रखा है तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 मान लेंगे। यहाँ पर साइन डिफरेंट है बेटा, साइन डिफरेंट है तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे, साइन डिफरेंट है तो क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे ऐड कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन सेम रहेंगे बेटा, साइन सेम रहेंगे, ऐड करेंगे तो साइन सेम रहेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, 2x = 18, x = 9 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे तो y की वैल्यू 5 मिल जाएगी। यहाँ पर थोड़ा मुझे कंफ्यूजन ये हो रही होगी बेटा, यहाँ पर साइन सेम है, साइन यहाँ पर यस लिख देता हूँ बेटा मैं, साइन सेम है तो तू क्या करेगा बेटा सेपरेट करेगा। क्या करेगा सेपरेट करेगा बेटा, सेपरेट करेगा। और फिर साइन डिफरेंट है बेटा, इस डिफरेंस लिख रहा हूँ बेटा, साइन डिफरेंट है तो तू क्या करेगा बेटा ऐड करेगा। क्या करेगा ऐड करेगा बेटा। ये वाला हो गया। ये वाला आपको सोचना पड़ेगा कि ऐड करना है सेपरेट करना है। जब आपने ये मान लिया कि ऐड करना है या फिर सेपरेट करना है, कैलकुलेशन में हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, इतना वाला लिख लिया। कैलकुलेशन में हम ये क्या यूज़ करेंगे, जब ऐड होता है, जब ऐड होता है, ऐड होने पर क्या होगा बेटा, साइन जो होगा वो, साइन जो होगा बेटा क्या होगा, साइन सेम रहेगा, साइन सेम रहेगा। और फिर सेपरेट करने पर क्या रहेगा बेटा, सेपरेट करने पर साइन चेंज हो जाएगा। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया सर? साइन चेंज कहाँ होगा बेटा, साइन चेंज एंड साइन सेम यहाँ पर कैलकुलेशन में होगा। इस वाले स्टेप में पहला वाला जो मैंने लिखा है ये वाला करना है और इस वाले स्टेप में ये वाला करना है बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ये वाले क्वेश्चन है, सारे के सारे ट्राई कर लेना बेटा, आंसर्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक ग्राफिकल मेथड की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड कहूँगा मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के हिसाब से देखा जाए। मेजॉरिटी केसेस में ग्राफिकल मेथड के अच्छे लेवल नहीं बेटा कहूँगा मैं, इजी लेवल के आते हैं लेकिन ज़्यादा मार्क्स कंटेन करते हैं बेटा, हाई वेटेज रखते हैं बेटा। यहाँ पर देखना ये एक इक्वेशन दे रखी है, ये वाली इक्वेशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसे y के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। इक्वेशन 1 को y के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, तो हमने y के रेस्पेक्ट में लिख दिया है। तो ऐसा वाला डब्बा बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा, डब्बा बना लेंगे। अगर हमने डब्बा बना लिया है तो डब्बे में क्या करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे, यहाँ पर x y लिख देंगे, यानी कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे, क्या हो गए कोऑर्डिनेट हो गए। अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी, अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना मिलेगा बेटा इस वाले इक्वेशन में। अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी यानी कि x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। कैलकुलेट कर लेना। अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखी यहाँ पर तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। अगर हमने x की वैल्यू 2 रखी तो हमारे y की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर हमने x की वैल्यू 3 रखी यहाँ पर तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x, y कैसे लिखेंगे, x है ये y है, x है y है, x है y है, ये x है y है। बढ़िया सर, हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बना लिए हैं। ये इक्वेशन 1 की कहानी है बेटा। अब इक्वेशन 2 को उठाएंगे। इक्वेशन 2 को उठाया हमने और फिर हमें क्या कर लिया, यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में इक्वेशन को लिख दिया है। y के रेस्पेक्ट में जब हमने इक्वेशन को लिख दिया है तो हम क्या करेंगे, ऐसा वाला डब्बा बना लेंगे। डब्बे में जब हम x की जगह 0 रखेंगे, यानी x की जगह 0 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू -2 मिलेगी। अगर हमने x की जगह पर 1 रखा तो हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अगर x की जगह हमने 2 को रखा तो हमें 2 मिलेगी। x की जगह 3 को रखा तो हमें 4 मिलेगी। कोऑर्डिनेट्स हमने सेम उसी तरीके से लिख रहा है, x, y हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, अपने ग्राफ शीट पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे बेटा, ग्राफ शीट पे जाएंगे और इसे क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इधर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स आते हैं। इधर पॉजिटिव आते हैं, इधर भी पॉजिटिव आएंगे, इधर नेगेटिव आएंगे, इधर भी नेगेटिव आएंगे। सर हम इतना तो जानते हैं। कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना अपने क्लास 9 में सीखा होगा बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे बेटा। जैसे यहाँ पर 0,6 दे रखा है तो 0,6 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो 0,6 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, यहाँ पर 1,4 है, यानी कि
1,4 कहाँ पर आएगा बेटा, ये एक्स एक्सिस में 1 है, वाई एक्सिस में 4 है, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 1,4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना था बेटा 2,2 करना था, यानी 2,2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना था 3,0 करना था, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब देखना बेटा सबसे पहला पॉइंट कहाँ मिला हमें 0,6 यहाँ पर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमें क्या मिला बेटा 1,4 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या मिला बेटा 2,2 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या मिला बेटा 3,0 मिला। अब क्या करना है, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्राइट लाइन मिलेगी बेटा, उस स्ट्राइट लाइन को यहाँ पर डाल देना है। सर हमने स्ट्राइट लाइन को यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्राइट नहीं आया बेटा है, ऐसी वाली स्ट्राइट लाइन डाल देंगे हम, ऐसी वाली स्ट्राइट लाइन बना लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर, दूसरी वाली लाइन देखेंगे, दूसरी वाली लाइन देखेंगे, दूसरे वाले यहाँ पर क्या करना है लाइन देखना है, दूसरी वाली लाइन देखेंगे। दूसरी वाली लाइन के लिए 0,-2 है, 0,-2 कहाँ पर आएगा बेटा 0,-2 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं 1,0 कर रहे हैं, 1,0 कहाँ आएगा 1,0 यहाँ पर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं बेटा 2,2 है, 2,2 है, 2,2 कहाँ पर आएगा बेटा यहीं पर आ जाएगा। और फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटा 3,4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम क्या करेंगे एक लाइन बनाएंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्राइट लाइन बनाएंगे। और फिर हमने लाइंस बना दिए हैं सर, बढ़िया बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, दोनों लाइंस को इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वही जो है वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। यानी एक्स जो हमारा क्या है यहाँ पर 2 है, वही जो हमारा क्या है बेटा यहाँ पर 2 है बेटा, x जो हमारा क्या है 2 है, वही भी हमारा क्या है 2 है, यानी यही पॉइंट हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा क्या होगा सोल्यूशन हो जाएगा। बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखना ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, हम एक को इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अगर हमने इक्वेशन 1 को क्या किया यहाँ पर लिख दिया है, इक्वेशन 1 लिख दिया है, और फिर हम क्या करेंगे अगर हमने x को 0 माना तो y की वैल्यू 3 मिलेगी, और हमने क्या माना x को 3 माना तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 0 मिलेगी। ऐसे हमने डब्बा बना लिया है, यहाँ पर सोल्यूशन दे रखा है बेटा, इसी को हमने सॉल्व किया है, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाले नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन 2 में क्या कर दिया हमने, x की वैल्यू 1 मानी तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 मिलेगी बेटा। x को हमने 6 मान लिया है तो y की वैल्यू 0 मिलेगी बेटा। नेक्स्ट हमें क्या करना है इस डब्बे वाले पॉइंट्स को क्या करना है ग्राफ पर प्लॉट करना है। ग्राफ पर हमने प्लॉट कर दिया है तो हमें 2 स्ट्राइट लाइन मिलेंगे बेटा, 2 स्ट्राइट लाइन मिलेंगी। 2 स्ट्राइट लाइन को हमने क्या कर दिया ऐसे प्लॉट कर दिया, और जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बेटा यानी ये वाला पॉइंट, यही हमारा क्या होगा बेटा सोल्यूशन हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा सोल्यूशन हो जाएगा। यानी एक्स एक्सिस में देखना बेटा क्या है यहाँ पर 1 है, यानी x इजिकल टू 1 हो जाएगा, x इजिकल टू 1 हो जाएगा। और y इजिकल टू कितना है बेटा यहाँ पर y एक्सिस में 2 है तो y इजिकल टू 2 हो जाएगा। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा हमारा यहाँ पर सोल्यूशन होता है। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट वाली इक्वेशन में देखना सेम टू सेम मेथड करेंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे देंगे। इक्वेशन 1 को हम क्या कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहे हैं x के। अगर हमने x को 5 मान लिया तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। अगर हमने x को -1 मान लिया तो कितनी हो जाएगी y की वैल्यू -2 मिल जाएगी। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम इक्वेशन 2 ले लेंगे। इक्वेशन 2 को क्या करेंगे y के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। अगर हमने y के रेस्पेक्ट में लिख दिया है, x की वैल्यू 5 डालेंगे तो कितनी मिलेगी बेटा 0 मिलेगी, और x की वैल्यू 2 डालेंगे तो कितनी मिलेगी 2 मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे इन कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे प्लॉट करेंगे। कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने के बाद आपको जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, यानी यहाँ से x एक्सिस में 5 पर मिल रहा है और y एक्सिस में कितने पर 0 पर मिल रहा है बेटा, याद रखना 0 पर मिल रहा है। यानी x की वैल्यू 5 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। बढ़िया से समझ में आ गया है। और यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, इक्वेशन हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 को क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे y की रेस्पेक्ट में लिखेंगे और यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे ऐसे वाले डब्बे में। अगर हमने x की वैल्यू 0 डाला तो y की वैल्यू हमें 3 मिल रही है। अगर हमने x की वैल्यू 1 डाला तो y की वैल्यू 1 मिल रही है। बढ़िया सर।
बढ़िया बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 2 को ले रहे हैं। इक्वेशन 2 को हमने y के रेस्पेक्ट में लिखा और यहाँ पर हमने डब्बा बनाया। डब्बे में क्या कर दिया, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। अगर हमने x की वैल्यू 5 डाला तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। -1 यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर 1 मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों डब्बे में क्या करेंगे, दोनों डब्बे को, इस वाले डब्बे को और इस वाले डब्बे के कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। अगर जब हमने ग्राफ पर इसे प्लॉट कर दिया है तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बेटा, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा हमारा, यानी 2, -1, 2, -1 क्या हो जाएगा बेटा, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। x = 2 लिख देंगे, y = -1 लिख देंगे। बढ़िया सर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखना बेटा, दो इक्वेशन दे रखे हैं। दो इक्वेशन को क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे और फिर से डब्बे डालेंगे, डब्बे में वैल्यूज पुट करेंगे, डब्बा फिल कर देंगे। दूसरे वाली इक्वेशन के लिए भी y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे और इसका भी डब्बा फिल कर देंगे। दोनों के डब्बे को क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बेटा, वही सोल्यूशन होगा। बढ़िया सर। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर 10 स्टूडेंट थे क्लास 10 के मैथमेटिक्स के क्विज में। इन्होंने क्या किया, हिस्सा लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पर देखना टोटल कितने थे, टोटल 10 मेंबर थे। 10 मेंबर ने क्या किया, मैथमेटिक्स के क्विज में हिस्सा लिया। और जो गर्ल्स का नंबर था ना बेटा, वो कितना था बेटा, बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा था। यानी कि अगर हमने बॉयज के नंबर को x माना, अगर हमने यहाँ पर देखा गर्ल्स के नंबर को x माना, यहाँ पर देखना गर्ल्स के नंबर को x माना, तो वही कितना हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, जो गर्ल्स थे ना बेटा, वो गर्ल्स जितने थे बॉयज उससे 4 गुना नहीं बेटा, 4 कम थे। यहाँ पर देख, फिर से कहता हूँ मैं, क्वेश्चन देख यार, पूरे टोटल 10 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के क्विज में हिस्सा ले रहे हैं और जो बॉयज का नंबर था गर्ल्स के नंबर से 4 कम है। इसे एक लैंग्वेज में मैंने कह दिया है। और फिर दूसरी लैंग्वेज में क्या कहेंगे हम, जो हमारे बॉयज थे ना, बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा होंगे हमारे गर्ल्स। यानी गर्ल्स समझ यार, 10 थे टोटल। अगर हमारे बॉयज कितने थे, 4 थे। बॉयज कितने थे, यहाँ पर देख, बॉयज कितने थे, मान लेते हैं 2 थे। बॉयज कितने थे, 2 थे। गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी 4 को ऐड करेंगे तो हमें दूसरा नंबर मिल रहा है। समझ में आ गया। अगर हमने गर्ल्स को x मान लिया तो वही बॉयज को वही मान लिया। टोटल कितने थे बेटा, x + y = 10 थे। यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन 2 कैसे काटेंगे, जो हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स थे नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा थे, नंबर ऑफ गर्ल्स थे और नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा थे, यानी कि x = y + 4 हो जाएगा। बढ़िया सर। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के 2 डब्बे बनाएंगे। 2 डब्बे बनाकर हम क्या कर देंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। और यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर देखना बेटा, 5 पेंसिल एंड 7 पेन, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन मिलाकर इतने रुपए में मिल रहे हैं। और 7 पेंसिल और 5 पेन कितने मिल रहे हैं, इतने में मिल रहे हैं। हमें क्या बताना है, एक पेंसिल की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट बताना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर हमने पेंसिल को x मान लिया और यहाँ पर पेन को y मान लिया, तो यहाँ पर देख 5 पेंसिल और 7 पेन कितने हैं बेटा, यहाँ पर 50 हैं। और 7 पेंसिल और 5 पेन कितने हैं, 46 हैं हमारे पास। दोनों इक्वेशन को कैसे करेंगे, ग्राफिकली भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। आंसर एकदम सेम आने वाला है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को डब्बा बनाएंगे, इस वाले इक्वेशन का भी डब्बा बनाएंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बेटा, वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा 3,5 है, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, यानी कि पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपए है, पेन का कॉस्ट 5 रुपए है। इतना सस्ता जमाना आजकल नहीं है। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ से हमें एलिमिनेशन से और फिर सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना पड़ेगा। एलिमिनेशन से ही करेंगे बेटा सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हम ले लेंगे, पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है। पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ से कोई किसी का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली इक्वेशन को हमेशा बड़ी वाली में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग अ होल नंबर। यानी कि हमें यहाँ पर देखना, यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं यार, यहाँ पर देख, हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 को 2 से, इक्वेशन 1 को
इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और ये 5 2 10 हो जाएगा बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग द इक्वेशन, सबट्रैक्ट करेंगे। अगर हमने सबट्रैक्ट किया यहाँ पर, अगर हमने सबट्रैक्ट किया तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। अगर साइन चेंज हो गए तो 2x से 2x कटा और यहाँ पर 3x माइनस 2y कितना हो जाएगा, 3y माइनस 2y कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, इजिकल टू यहाँ से 6 आ जाएगा और y की वैल्यू 6/5 हो जाएगी। अगर y की वैल्यू 6/5 है तो हम यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर 19/5 मिल जाएगी। बढ़िया सर। और यहाँ पर दो इक्वेशन थे, दोनों इक्वेशन में कोई भी कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, इस वाली इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, -4y हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। यहाँ से देखना बेटा साइन क्या है, ऑपोजिट है, यानी कि सपरेट करेंगे तो कट जाएंगे बेटा। यहाँ पर देखना ऐड करेंगे तो कट जाएंगे बेटा, सपरेट नहीं बेटा, सॉरी बेटा मैंने गलत कह दिया यहाँ पर। अगर हम क्या करेंगे, साइन डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे तो कट जाएगा बेटा। ऐड करेंगे हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद तो ये दोनों कट जाएंगे, दोनों कट गए तो ये कितना हो गया, 3x + 4x 7x हो गया, ये 14 हो गया तो x की वैल्यू 2 आ गई। अगर हमने x की वैल्यू को यहाँ पर कहीं पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है किसी भी एक इक्वेशन में तो हमें क्या मिल जाएगी बेटा, y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। बढ़िया सर। इक्वेशन 3 में क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा तो कितना हो जाएगा, 9 कट जाएगा बेटा, यहाँ से 9x कट जाएगा तो y की वैल्यू इतनी मिल जाएगी। y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। बढ़िया सर। नेक्स्ट ए वाला सवाल भी आप ट्राई करना बेटा, बढ़िया है। और यहाँ पर इतने क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, सारे के सारे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने हैं, काफ़ी ईजी सवाल दे रखे हैं बेटा, आपने ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर कंपेयरिंग रेशियोज पे आ जाते हैं बेटा। यहाँ पर मैंने क्या कह रखा था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगे, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा और कंसिस्टेंट होंगे बेटा। और यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है तो कैसे कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगे और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन रहेंगे बेटा। और यहाँ पर क्या रहेंगे, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट रहेंगे। और यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 लिखा है, नॉट इक्वल टू c1/c2 लिखा है तो हम क्या कहेंगे बेटा, उसे पैरेलल लाइंस मिलेंगे, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा यानी नो सोल्यूशन रहेगा बेटा। और फिर हम क्या कह सकते हैं बेटा, इसे इनकंसिस्टेंट कह सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखे हैं, जनरल फॉर्म में दे रखी है और यहाँ पर कोइंसिडेंट कह रखा है। कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है बेटा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 यानी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या रखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना है हमें। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यानी ऑप्शन ये हमारे यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं और हमें क्या बताना है, यहाँ पर कंडीशन दे रखी है तो हमें बताना है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे बेटा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएंगे। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमें p की वैल्यू बतानी है, p की वैल्यू बताएंगे। पैरेलल लाइंस दे रखी है बेटा, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1, सारे के सारे टेबल के कंडीशन आपको याद होने चाहिए। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। a1 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से 4 है, b1 की वैल्यू 4 है। यहाँ पर यहाँ पर जो y की यहाँ पर p यानी b1 की वैल्यू p है और यहाँ पर b2 की वैल्यू 4 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली भी बोल सकते हैं बेटा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी हम सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू 4 मिल जाएगी बेटा। बढ़िया था सर सवाल। यहाँ पर देखना ये वाला जिस बैच में मैंने एग्जाम लिखा था अपने क्लास 10 का तब आया था बेटा क्वेश्चन ये। यहाँ पर देखना बेटा, इफ अ पेयर ऑफ, यहाँ पर क्या दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखे हैं और ए एंड बी की वैल्यू बतानी है हमें। जब एक कंसिडेंट होंगे बेटा, कोइंसिडेंट होंगे, क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट होने पर कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 यानी कि a1 की वैल्यू कितनी है सर, 1 है, b1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, c1 की वैल्यू कितनी है, -4 है और a2 की वैल्यू कितनी है, a है, b2 की वैल्यू b है और c2 की वैल्यू -12 है। सब वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखना बेटा सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेना बेटा, इन दोनों को सॉल्व कर लेना। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद b की वैल्यू मिल जाएगी और फिर b की वैल्यू मिल गई तो इन दोनों को सॉल्व करना, a की वैल्यू मिल जाएगी। बढ़िया सवाल था, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, आज भी मुझे याद है बेटा, 10 अप्रैल को हुआ था हमारा एग्जाम।
और यहाँ पर कंपेयर करना है हमें A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2। और हमें क्या करना है बेटा, ये कैसे लाइंस बनेंगे, इंटरसेक्टिंग बनेंगे कि पैरेलल बनेंगे कि कोइंसिडेंट बनेंगे, हमें पता करना है। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उठाएंगे, यहाँ पर A1 by A2 करेंगे तो कितना आ रहा है, 5/7 आ रहा है। B1 by B2 करेंगे तो कितना आ रहा है, हमें काट पीट के यहाँ पर -2/3 आ रहा है, यानी कि A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगे। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर देखो A1 by A2 काटेंगे तो कितना आ रहा है, काट पीट के 1/2 आ रहा है। B1 by B2 करेंगे काट पीट के 1/2 आ रहा है। C1 by C2 करेंगे काट पीट के 1/2 आ रहा है। यानी हम क्या कहते हैं, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2, यानी कि कैसे है बेटा, कोइंसिडेंट लाइन है। और इसके कितने सोल्यूशन मिलेंगे बेटा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। और ये कंसिस्टेंट है कि नहीं बेटा, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट है, समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेना बेटा, A1 by A2 काटेंगे काट पीट का 3 आ जाएगा। B1 by B2 करेंगे काट पीट के 3 आ रहा है। और C1 by C2 करेंगे तो 10/9 आ रहा है, यानी A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 by C2, यानी कि ये पैरेलल लाइंस रहेंगे और सोल्यूशन नो सोल्यूशन रहेंगे। बढ़िया सर। हमें कंपेयर करनी है और हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों इक्वेशन में A1 by A2 काटेंगे, B1 by B2 काटेंगे। अगर दोनों नॉट इक्वल आ रहे हैं तो क्या करेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। यहाँ पर भी A1 by A2 B1 by B2 काटना था, C1 by C2 काटना था, तो दोनों यहाँ पर देखो A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 है बट नॉट इक्वल टू C1 by C2 है, यानी कि इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस रहेंगे, नो सोल्यूशन हो जाएंगे। ये वाला भी क्वेश्चन सेम है बेटा, ट्राई कर लेना। ये भी सेम है, ट्राई कर लेना। ये भी सेम है बेटा, ट्राई कर लेना। यहाँ पर हमें कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट बताना है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन ग्राफिकली करना है बेटा। सेम क्वेश्चन है बेटा, ट्राई कर लेना। अगर कंसिस्टेंट है तो यहाँ पर भी सेम है बेटा, उसी वाले यहाँ से देखना बेटा, आपको अज्यूम करनी पड़ेगी, यहाँ से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। काफ़ी इजी सवाल है। इंटरसेक्टिंग होगा तो A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 होना चाहिए। मैंने ये वाली इक्वेशन बना दी है, आप कोई सी भी इक्वेशन बना सकते हो। यहाँ पर सेकंड में हमें क्या बताना था, पैरेलल, यानी कि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू C1 by C2 होना चाहिए। बढ़िया सर, हम बना लेंगे। कोइंसिडेंट के लिए क्या करेंगे, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2 होना चाहिए। चलिए सर, हम बना लेंगे। मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख रखी है, आप चाहे तो अपनी इक्वेशन में बना सकते हैं। और हमें क्या करना था, यहाँ पर ग्राफ बना था इन दोनों इक्वेशन का। और फिर हमें क्या करना था, यहाँ से वर्टिसेस बताने थे बेटा, कोऑर्डिनेट बताने थे वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल के। यानी जब हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स एक्सिस को देखेंगे तो ये ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताने थे। कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकलेंगे तो हमें क्या करना था, इस एरिया को शेड करना था। बढ़िया सर, हमने कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर MCQs दे रखे हैं बेटा, बहुत आसानी से सॉल्व करना बेटा। नेक्स्ट कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनना शुरू हो गए हैं। कॉस्ट के ऊपर सवाल, सबसे पहले देखो 5 पेन और 6 पेंसिल को मिलाकर कितना हो रहा था, 9 रुपए हो रहे थे। 3 पेन और 2 पेंसिल को मिलाकर 5 रुपए हो रहे थे। एक पेन का और एक पेंसिल का कॉस्ट बताना था हमें। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेन को हम x मान लेंगे, पेंसिल को y मान लेंगे, यानी कि 5 पेन यानी 5x हो जाएगा। 5 पेन एक पेन कितनी है, x है, तो 5 पेन कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। 6 पेंसिल हैं तो एक पेन है x है, 6 पेंसिल है बेटा, एक पेंसिल एक y है, तो 6 पेंसिल कितनी हो जाएगी, 6y हो जाएगी। इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। यहाँ पर 3x हो जाएगा यहाँ से, प्लस 2y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन मिलेंगे, दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे बेटा। यहाँ से मेरा काम क्या शुरू होता है, इक्वेशन बना के देना। आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे इसे। इक्वेशन मैंने क्या कर दिया है, बना के दे दिया है। अगर मैंने एक पेन को x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो गया। एक पेंसिल को मैंने y मान लिया तो ये 6y हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल कॉस्ट दे रखा है, यहाँ पर भी सेम करना है बेटा, ऐसे काट सकते हैं। एक्स एंड वाई की वैल्यू आप काटेंगे बेटा, एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ से 2 इक्वेशन मिल गए, मल्टीप्लाई करना है आपको, फिर सॉल्व करना है बेटा, डायरेक्ट सॉल्व नहीं होंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, रीना हैज पेन एंड पेंसिल। यहाँ पर देखा, रीना के पास दोनों पेन और पेंसिल मिलाकर 40 थे, पेन और पेंसिल मिलाकर टोटल 40 थे। शी हैज 5 मोर पेंसिल एंड 5 लेस पेन, यानी कि इसके पास 5 पेंसिल ज़्यादा हो जाएंगे और 5 पेन कम हो जाएंगे। तो क्या होगा बेटा, जितना नंबर मिलेगा हमें, the number of pencil would become the 4 times of the number of the pen. Find the original number of pen and pencil. यहाँ पर नहीं बेटा, इसे मैं नंबर्स वाले में डालना चाहिए था बेटा, नंबर
पे आ जाता तो अच्छा होता, लेकिन आप क्या कुछ नहीं बेटा, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, अगर हम नंबर ऑफ पेन को x मान लें, पेंसिल को y मान लें, यानी कि टोटल मिलाकर कितने हैं बेटा, यहाँ पर मिलाकर है x प्लस वाई कितने हैं बेटा 40 है। और फिर ये क्या कह रहा है बेटा, अगर उसके पास 5 पेंसिल ज्यादा होते, 5 पेन कम होते, यानी कि क्या कह सकते हैं, हमने पेंसिल को क्या माना है, वही माना है बेटा, यानी कि 5 पेंसिल ज्यादा मतलब 5 प्लस वाई, यानी कि y प्लस 5, और यहाँ पर 5 पेन का मतलब x माइनस 5 और यहाँ पर y प्लस 5। समझ में आ गया होगा। इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर कह रहा है जितना नंबर मिलेगा हमें वो 4 टाइम्स होगा। कितना होगा बेटा, 4 टाइम्स होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इक्वेशन, इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला इक्वेशन मिल जाएगी। फिर से कह रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन, रीना जो थी हमारे पास, उसके पास टोटल कितने थे बेटा, पेन एंड पेंसिल मिलाकर कितने थे, 40 थे। 40 क्या थे, पेन एंड पेंसिल मिलाकर 40 थे। और फिर क्या कर रहा है, अगर उसके पास 5 पेंसिल ज़्यादा होते, 5 पेन कम होते, तो हम क्या कर सकते हैं, जो पेंसिल का नंबर है वो 4 टाइम्स ऑफ द पेन के नंबर से हो जाता। अरे सर समझ में आ गया है। हम यहाँ से क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल मिल जाएगा। बढ़िया सर, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना। यहाँ पर देखा, द इनकम ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि 2 पर्सन है, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई, तो इनके इनकम का रेशियो कितना था बेटा, 8:7 था। और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना था, 19:16 था। तो दोनों कितना बचत कर रहे थे बेटा, दोनों बचत कर रहे थे 1250 रुपीज़ बचत कर रहे थे। दोनों के इनकम बताने हैं, यानी कि हमें इनकम का रेशियो इतना दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो इतना दे रखा है। आप एक बेसिक फार्मूला जानते होंगे बेटा, जो कि है सेविंग का फार्मूला। सेविंग का फार्मूला क्या होता है बेटा, सेविंग का फार्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है। बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इनके जो है इनकम को लिखेंगे। इनकम का रेशियो कितना है बेटा, 8:7 है। अगर हमने इनके इनकम का रेशियो लिखा तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा। अरे आया कि नहीं आया, जल्दी बता यार। अगर x जो है, x हमने मान रखा है इनकम के लिए, x हमने मान रखा है इनकम के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा। बढ़िया सर, x की इनकम कितनी थी, 8x थी, और y की इनकम कितनी थी, 7x थी। और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो हम लिखेंगे। अगर हमने एक्सपेंडिचर को y मान रखा है तो x के जो एक्सपेंडिचर था वो 19x है, और फिर एक्सपेंडिचर y का एक्सपेंडिचर कितना है, 16y हो जाएगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। और दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, 1250 रुपीज़ बचत कर रहे हैं। सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सेविंग्स ऑफ y को लिख रहे हैं, सेविंग ऑफ x को लिख रहे हैं 8x, यानी कि इसकी इनकम माइनस इसका एक्सपेंडिचर। वही के लिए क्या लिख रहे हैं, इसकी इनकम माइनस इसका एक्सपेंडिचर। तो हमने क्या कर दिया, दोनों कितना बचा रहे हैं बेटा, 1250 रुपीज़ बचा रहे हैं। तो हम दो इक्वेशन यहाँ से मिल गए हैं, दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल जाएगी। बढ़िया सर, यहाँ पर देखना, एक कोच था, क्रिकेट का कोच था, इसने क्या कर दिए, 7 बैट लिए और 6 बॉल लिए, कॉस्ट इतना हो गया। अगर वो जो थी बेटा, कोच जो थी, अगर 3 बैट एंड 5 बॉल लेती तो कॉस्ट इतना हो जाता। हमें कॉस्ट बताना है एक बैट का और एक बॉल का। बढ़िया सर, यहाँ पर देखना, हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, एक बैट को x मान लेंगे और एक बॉल को y मान लेंगे। इसने कितने बैट लिए, सबसे पहले 7x यानी 7 बैट लिए, और फिर यहाँ पर 6y हो जाएगा यानी 6 बॉल लिए। तो कॉस्ट कितना हो रहा है, इज इक्वल टू 3800। पहली वाली इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई है। दूसरी वाली इक्वेशन क्या करेंगे हम, अगर वो 3 बैट लेती और 5 बॉल लेती, यानी कि 3x + 5y इज इक्वल टू दिस। में 2 इक्वेशन मिल गए हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करना। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर देखा, यहाँ पर कह रखा है कि एक जो थी टैक्सी थी, जो एक सिटी में क्या थी बेटा, टैक्सी थी। टैक्सी क्या कर रही है, एक फिक्स चार्ज ले रही है। क्या ले रही है बेटा, फिक्स चार्ज ले रही है, डिस्टेंस कवर करने के लिए फिक्स चार्ज। कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करो बेटा, फिक्स चार्ज ले रही है। समझ में आ गया होगा, जैसे आपके सिटी में होता होगा,
अगर आपके सिटी में सिटी बस है तो क्या होगा बेटा, वहाँ पर आप कितनी भी दूर ट्रैवल करो फिक्स चार्ज रहेगा बेटा। समझ में आ गया, फिक्स चार्ज बस का उतना ही रहेगा। और जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे बेटा, एक्स्ट्रा चार्जेस वो किलोमीटर पर मेजर किए जाएंगे। जैसे आपको समझ लो, यहाँ से समझ लो, एक पर्सन को 5 किलोमीटर जाना था, एक पर्सन को जो है 2 किलोमीटर जाना था। 1 किलोमीटर का समझ लेते हैं 1 रुपीस हो रहा है, 1 किलोमीटर का 1 रुपीस हो रहा है। तो जो पहला वाला पर्सन रहेगा ना बेटा, यानी 5 किलोमीटर ट्रैवल करने वाला, इसके ऊपर फिक्स चार्ज भी लगेगा प्लस 5 रुपीस लगेंगे। दूसरे वाले पर्सन के लिए फिक्स चार्ज भी लगेगा प्लस 2 रुपीस लगेंगे। अरे सर, इतना समझ में आ गया है तो आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिक्स चार्ज है हमारा, यहाँ से फिक्स चार्ज है, और एक पर्सन 10 किलोमीटर के लिए कितना पे कर रहा है, इतना पे कर रहा है, और 15 किलोमीटर के लिए इतना पे कर रहा है। तो हमें क्या बताना था बेटा, कितना फिक्स चार्ज होगा और यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा चार्ज होगा। और एक पर्सन 25 किलोमीटर चलेगा तो उसके लिए कितना आएगा। फिक्स चार्ज को हमने x मान लिया, और फिर हमने क्या मान लिया, किलोमीटर के चार्ज को हमने वही मान लिया, एक्स्ट्रा चार्जेस को वही मान लिया। जो हमारे 10 किलोमीटर चल रहा है बेटा, यानी कि वो फिक्स चार्ज तो x पे कर रहा है, प्लस साथ में क्या पे कर रहा है बेटा, एक्स्ट्रा चार्ज, यानी कि 10 किलोमीटर के लिए पे कर रहा है। तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 105 क्वेश्चन में दे रखा था 105। यहाँ से पहली वाली इक्वेशन मिल गई। दूसरी वाली इक्वेशन 15 किलोमीटर के लिए था बेटा, फिक्स चार्ज तो पे कर रहा है, साथ में 15 किलोमीटर के लिए पे कर रहा है, 1 किलोमीटर के लिए वही, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 वही हो जाएगा, इजिकल टू 155। तो हम क्या करें, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर काटेंगे। बढ़िया सर। मीना जो क्या करती है बेटा, 2000 रुपये विड्रॉ करने के लिए क्या करती है, बैंक के लिए जाती है। और 2000 रुपये जो विड्रॉ करती है तो बैंक मैनेजर से या फिर बैंकर से कहती है कि मुझे सिर्फ 50 के नोट चाहिए और 100 के नोट चाहिए, 50 के नोट चाहिए और 100 के नोट चाहिए। तो बैंकर क्या करता है, उसे टोटली बेटा 25 नोट्स देता है। कितने नोट्स देता है, 25 नोट्स देता है। तो हमें बताने हैं 50 के नोट कितने होंगे और 100 रुपये के नोट कितने हो जाएंगे। तो हम क्या मान लेंगे, द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपये, 50 रुपये के नोट को x मान लेते हैं, 100 रुपीज़ के नोट को वही मान लेते हैं। तो टोटल कितने नोट दिया, वो दिया हमारे 25 नोट्स, यानी कि नोट ऑफ 100 रुपीज़ एंड नोट ऑफ 50 रुपीज़ कितने हो जाएंगे, टोटल 25 हो जाएंगे। इक्वेशन 1 में यहाँ से मिल गई है। और हम जानते हैं 50 रुपीज़ के नोट को टोटल कॉस्ट कितना था बेटा, यहाँ पर 2000 रुपये था। यानी कि 50 के नोट को यानी नंबर ऑफ नोट ऑफ 50 प्लस नंबर ऑफ नोट ऑफ 100 कितने हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे। तो 50 के नोट कितने थे, x थे हमारे 50x, 100 के नोट कितने थे, y थे, तो 100y इजिकल टू 2000 लिखा हुआ। इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। दोनों को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, दोनों यहाँ से एक इक्वेशन, यहाँ से एक इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर एक लेंडिंग लाइब्रेरी थी बेटा, यहाँ पर भी फिक्स चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। एक फिक्स चार्ज था और एक क्या था बेटा, एडिशनल चार्ज था। जो फिक्स चार्ज था वो हर एक के लिए सेम रहता है बेटा। एडिशनल चार्ज जो रहता है वो डेज पर डिपेंड करता है बेटा। और यहाँ पर जो सरिता थी वो क्या की, यहाँ पर 27 रुपीज़ पे की, जब 7 दिन उसने बुक रखा अपने पास। यहाँ पर फिक्स चार्ज फर्स्ट 3 डेज के लिए था बेटा। समझो, यहाँ पर कंडीशन समझाता हूँ। आपके पास एक लैंडिंग लाइब्रेरी थी और उस लाइब्रेरी में कंडीशन ये थी कि जो बुक 3 दिन रखेगा बेटा, जो बुक 3 दिन रखेगा उसके लिए फिक्स चार्ज लगेगा बेटा। 3 दिन जो रखेगा उसके पास फिक्स चार्ज लगेगा, और जो उसके बाद जितने दिन रखेगा उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे बेटा, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। और जो सरिता थी वो क्या 7 दिन के लिए लेके गई। कितने दिन के लिए बेटा, 7 दिन के लिए लेके चले गई बुक। उसके ऊपर फर्स्ट के 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगेगा, बाकी के 4 दिन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। और यहाँ पर जो सुशी थी हमारी, सुशी कितने दिन रख रही है बेटा, 5 दिन बुक रख रही है। फर्स्ट के 3 दिन कितना लगेगा, फिक्स चार्ज लगेगा, बाकी के 2 दिन कितना लगेगा बेटा, उसे एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। यानी फिक्स चार्ज को हमने x मान लिया है, एडिशनल चार्ज को वही मान लिया है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, 7 दिन के लिए यानी कि फर्स्ट के 3 दिन फिक्स चार्ज और फिर बाकी के 4 दिन, 1 दिन के लिए चार्ज को वही मान लिया, तो 4 दिन के लिए 4y हो जाएगा। फिर हम क्या करें, यहाँ से इक्वेशन 1 27 रुपीज़ पे करें तो इक्वेशन 1 मिल गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5 दिन के लिए दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 5 दिन के लिए दे रखा है फिक्स, पहले के 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगेगा, बाकी के 2 दिन के लिए एडिशनल चार्ज लगेगा, इजिकल टू 21 रुपीज़ वो पे कर रही है। तो यहाँ से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गया, दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर काटेंगे। नेक्स्ट नंबर, डिजिट्स एंड फ्रैक्शन पे आ जाते हैं बेटा। ये वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बात कराऊंगा बेटा।
यहाँ पर देखा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर फाइंड देम। यानी कि दो नंबर्स का डिफरेंस कितना दे रखा है बेटा, 26 दे रखा है, और कह रखा है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर दूसरा नंबर मिल जाएगा हमें। बढ़िया सर, हम क्या करेंगे, एक नंबर को हमने x मान लिया, दूसरे नंबर को y मान लिया, तो जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर में से 3 को मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है बेटा। यहाँ से इक्वेशन 1 मिल गई है। और हमें क्या कह रहा है बेटा, दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है बेटा। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 3y रख देंगे, तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। डायरेक्टली हमने सॉल्व कर दिया। 3y माइनस वाई इजिकल 26, 2y इजिकल टू 26, यहाँ पर y इजिकल टू 13 हो जाएगा। अगर ये y इजिकल टू 13 हो गया है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें 39 मिल जाएगी। बढ़िया था सर सवाल। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स। यहाँ पर देखा यार, हमारे पास क्या था, एक फ्रैक्शन था x/y था। क्या था बेटा, x/y था। अगर हमने दोनों जगह न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया तो इतना बन गया। अगर हमने क्या कर दिया, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया तो इतना बन गया। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को x मान लेंगे, डिनोमिनेटर को y मान लेंगे। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कंडीशन क्या करें, दोनों जगह पर 1 ऐड करेंगे तो कितना बन रहा है, 9/11 बन रहा है। x प्लस 2 y प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। यहाँ से हम इक्वेशन 1 बना लेंगे। हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 1 बनने के बाद सेकेंड कंडीशन क्या करें, अगर हम दोनों जगह 3 को ऐड करेंगे तो इतना बन जाएगा। तो हम क्या करें, ओरिजिनल इक्वेशन में से दोनों जगह 3 को ऐड करेंगे, x प्लस 3 y प्लस 3 इजिकल टू 5/6 हो जाएगा। यहाँ से हमारी इक्वेशन 2 मिल जाएगी बेटा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो इजिली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम दे रखा है बेटा, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर। यानी कि न्यूमरेटर जो था वो डिनोमिनेटर से 4 छोटा था बेटा, यानी कि 4। अगर हम डिनोमिनेटर में से 4 निकाल देंगे तो न्यूमरेटर मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में से 4 निकाल देंगे तो न्यूमरेटर मिल जाएगा। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाई 2, यानी कि हम क्या कर दिया, न्यूमरेटर में से 2 को घटा दिया और डिनोमिनेटर में से 1 को बढ़ा दिया, देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स ऑफ द न्यूमरेटर। तब क्या हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर जो होगा न्यूमरेटर से 8 टाइम्स हो जाएगा। तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। फ्रैक्शन को हमने x, y मान लिया। अगर हमने x, y मान लिया तो पहली कंडीशन क्या कहती है, जो हमारा न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से 4 घटाने पर मिलेगा, 4 घटाने पर मिलेगा। यहाँ से इक्वेशन 1 मिल गई। और फिर क्या कह रहा है बेटा, हमें ये कह रहा है कि हमने क्या कर दिया, न्यूमरेटर में से 2 निकाल दिया और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दिया। तो क्या मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है 8 टाइम्स ऑफ द न्यूमरेटर है, यानी कि 8 टाइम्स ऑफ द न्यूमरेटर हो जाएगा। अगर हमने डिनोमिनेटर में से 1 जोड़ा, न्यूमरेटर से 2 घटाया तो हमें 8 टाइम्स मिल रहा है। इससे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 2 मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर काटना है। यहाँ पर भी सेम सवाल दे रखा है बेटा, इसे अच्छे से कर लेना। ये वाला सवाल को यहाँ पर देख लेना। ये वाले सवाल को मैं कर देता हूँ। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट का नंबर है और इसे सम करेंगे हम तो कितना मिलेगा बेटा, हमें 9 मिलेगा बेटा। कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर। यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पर देखना, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट थे हमारे, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना मिला बेटा, 9 मिलेगा। और फिर ये वाला नंबर जो होगा 9 टाइम्स ऑफ द ट्वाइस ऑफ द, यहाँ पर देख 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर। रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, रिवर्सिंग का ऑर्डर का मतलब 1 की जगह 7 आएगा, 7 की जगह 1 आएगा। 17 को हम क्या लिखेंगे, रिवर्सिंग द ऑर्डर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा बेटा। 17 का क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। 91 का क्या हो जाएगा बेटा, 19 हो जाएगा। और यहाँ पर 12 का क्या हो जाएगा बेटा, 21 हो जाएगा बेटा। बढ़िया बढ़िया से समझ में आ गया है। 09 का क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 81 का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, 2 डिजिट के हमारे पास क्या थे, नंबर थे। यहाँ पर समझिए एक हमारे पास डिजिट है, यहाँ पर ये एक डिजिट है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पर
9 आ रहा है। और जो ये वाला नंबर था, इसे 9 टाइम्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन रिवर्सिंग। समझ में आ गया होगा बेटा बात तुझे। अगर हम रिवर्स करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसके इक्वल आएगा बेटा, 9 टाइम्स ऑफ द नंबर के इक्वल आएगा। सर यहाँ पर देख, अगर हमने वंस प्लेस को x माना है, टेंस प्लेस को हमने y माना है, तो हम नंबर को क्या लिख सकते हैं बेटा, 10y प्लस x लिख सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोले यार। 10y प्लस x लिख सकते हैं। और यहाँ पर x प्लस वाई क्या दे रखा है बेटा, x प्लस वाई 9 दे रखा है। इतना समझ में आ गया होगा। और फिर क्या कह रहा है बेटा, द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रिवर्सिंग द ऑर्डर। अगर हमने यहाँ पर हमारा ये वाला नंबर था, हमने क्या कर दिया, ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, यानी कि x के जगह y के जगह x हो जाएगा, यानी x के जगह y के जगह x हो गया, ट्वाइस ऑफ दिस नंबर होगा, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस नंबर हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन 2 मिल जाएगी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गई है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से x की वैल्यू 8 आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है, तो बेटा हमारा नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख, जो हमारा 18 है, 1 प्लस 8 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है बेटा। बढ़िया सर, समझ में आ गया। अगर हमने यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख, जो 9 है हमारा, उसे क्या करेंगे हम, ट्वाइस ऑफ द नंबर, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 9 से कितना हो जाएगा। अगर हमने रिवर्स कर दिया इसे हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने पर कितना हो रहा है, 81 हो रहा है। 9 का 9 टाइम्स कितना होता है बेटा, 9 का 9 टाइम्स कितना होता है, 81 होता है। बढ़िया सर। सेम तरीके से ये वाला सवाल भी है बेटा। ये वाला सवाल जो कि मैंने कहा था कि बाद में कराऊंगा, अगर वो वाला सवाल आपको समझ में आ गया है, ये वाला सवाल आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एजेस के ऊपर सवाल आते हैं। यहाँ पर देखिए यार, 6 years hence the man's age will be 3 times of the age of his son and the 3 years ago his age। यहाँ पर देखिए यार क्या कह रहा है, एक मैन था और 6 साल पहले इसकी एज कितनी थी। यहाँ पर देखिए, एक मैन था, एक सन था, एक मैन था, एक सन था। और फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, द मैन्स एज, 6 साल बाद जो मैन की एज होगी वो 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन हो जाएगी। 6 साल बाद जो होगी, जो मैन की एज होगी, वो क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ द सन की एज हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देख, ही वॉज 9 टाइम्स ऑफ ओल्ड एज हिज सन, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स, यानी कि समझ 3। यहाँ पर देखा, 6 साल के बाद जो मैन की एज होगी वो 3 टाइम्स ऑफ द सन की एज हो जाएगी। और जो 3 साल पहले जो मैन की एज होगी वो 9 टाइम्स ऑफ द सन हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, अगर हमने फादर की एज या फिर मैन की एज को x मान लिया है, सन की एज को y मान लिया है, 6 साल बाद इसकी एज x प्लस 6 हो जाएगी, y प्लस 6 इसकी हो जाएगी। तो हमें क्या कह रहे हैं बेटा, जो मैन की एज है 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन है, 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 मिल जाएगा। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि 3 years ago, यानी कि 3 साल पहले जो मैन की एज थी 9 टाइम्स ऑफ द सन की एज हो जाएगी। तो यहाँ से हम ये वाली रिलेशन बना लेंगे। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गए। सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ये वाला भी सेम सवाल है बेटा, ट्राई कर लेना। और यहाँ पर देख 5 साल पहले जो नूरी जो थी बेटा, वो ट्राइस ऑफ दी सोनू की एज थी, यानी कि हम कह सकते हैं 5 साल पहले नूरी की एज जो थी 3 टाइम्स ऑफ दी सोनू की एज थी, 3 टाइम्स ऑफ दी सोनू की एज थी। और 10 साल के बाद जो है नूरी की एज जो होगी वो ट्वाइस ऑफ दी सोनू की एज हो जाएगी, यानी 2 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ पर 3 टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है। सबसे पहले नूरी की एज को x मान लेते हैं, सोनू की एज को y मान लेते हैं। नूरी की एज कितनी हो जाएगी बेटा, 5 साल पहले की बात है, यानी कि x माइनस 5 हो जाएगी। सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगी। बढ़िया सर। और क्या कह रही है बेटा, नूरी की एज 5 साल पहले जितनी थी 3 टाइम्स ऑफ दी सोनू की एज हो जाएगी। बढ़िया सर। 3 टाइम्स ऑफ दी सोनू की एज मल्टीप्लाई करेंगे, आपसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो कितनी इक्वेशन 1 मिल जाएगी। और 10 साल बाद, यानी कि नूरी की एज प्रेजेंट एज कितनी थी बेटा, x थी, और यहाँ पर y थी सोनू की। तो 10 साल बाद मतलब x प्लस 10, यहाँ पर y प्लस 10 हो जाएगी 10 साल बाद।
तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, जो यहाँ पर नूरी की एज होगी सोनू की एज से ट्वाइस होगी, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से इक्वेशन 2 मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा बेटा आपको। ये वाले इजी होते हैं बेटा, एजेस के ऊपर काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ज्योमेट्री के ऊपर देखेंगे बेटा। यहाँ से क्या कर रहा है बेटा, हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स थे बेटा। क्या थे? सप्लीमेंट्री एंगल्स थे। और इन दोनों का डिफरेंस कितना था बेटा, जो लार्जर वाला एंगल था स्मॉलर एंगल था, दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री था। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है बेटा, सप्लीमेंट्री का मतलब है कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 के इक्वल होना चाहिए। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 के इक्वल होना चाहिए। और क्या कह रहा है बेटा, जो हमारे पास लार्जर एंगल था, जो हमारे पास स्मॉलर एंगल था, इन दोनों का डिफरेंस कितना था बेटा, 18 था। इन दोनों का डिफरेंस 18 था। तो हम क्या लिख सकते हैं, बड़े वाले एंगल को x मान लिया, छोटे वाले एंगल को y मान लिया। जो बड़ा वाला एंगल था वो कितना था बेटा, छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा था। 18 ज़्यादा था तो हमने लिख दिया जो बड़ा वाला एंगल है छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है। इक्वेशन 1 मिल गई। तो हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री का जानते हैं, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो हमने दोनों एंगल का सम कितना लिख दिया, 180 के इक्वल लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, सॉल्व करेंगे सर, तो हमें यहाँ से इजीली मिल जाएगी। यहाँ पर जो बड़ा वाला एंगल होगा वो 99 हो जाएगा, छोटा वाला एंगल 81 हो जाएगा। बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है। और ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं बेटा। इसके लिए आपको बेसिक ज्योमेट्री आनी चाहिए। यहाँ पर देखो बेटा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशन। यानी कि क्या कह रहा है बेटा, हमें ये कह रहा है कि हमने यहाँ पर ब्रेथ को x मीटर मान लिया और फिर लेंथ को हमने y मान लिया। ब्रेथ को x मान लिया, लेंथ को हमने y मान लिया। तो हमें क्या कर रहे हैं, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का आधा करेंगे तो कितना होगा बेटा, 36 हो जाएगा। रेक्टेंगल था बेटा, पेरीमीटर का आधा करेंगे तो 36 हो जाएगा। सर रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर कितना होता है, सर हम जानते हैं 2l + 2b होता है। 2l + 2b होता है, 2 इंटू ब्रेथ प्लस 2 इंटू लेंथ होता है बेटा। लेंथ यहाँ पर देखना 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। तो हाफ ऑफ द, यानी कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर हमने कर दिया है यहाँ से, इज इक्वल टू 36 लिखा है। 2 से 2 कटेगा, x + y इज इक्वल टू 36 दे रखा है। और फिर क्या कह रहा है बेटा, यहाँ से कह रहा है कि जो हमारी लेंथ है वृत्त से, यानी कि ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। जो हमारी लेंथ है वृत्त से 4 ज़्यादा है। इक्वेशन 2 मिल जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। बढ़िया सर। स्पीड डिस्टेंस टाइम पे अच्छे सवाल आते हैं। यहाँ से देख यार, यहाँ से समझ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। यहाँ से समझ, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तुझे समझना पड़ेगा। यहाँ से अपस्ट्रीम मतलब जहाँ से पानी आ रहा है, डाउनस्ट्रीम मतलब जहाँ पानी जा रहा है। समझ यार, पानी ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, पानी कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो ऐसे जाएगा तो तेरी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर तू पानी ऐसे आ रहा है तो ऐसे जाएगा तो तेरी पानी के साथ साथ तेरी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी बेटा। समझ, पानी ऐसे आ रहा है तो ऐसे जाएगा, अपस्ट्रीम में जाएगा, यानी कि पानी जहाँ से आ रहा था अपस्ट्रीम में जाएगा तो तेरी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। अगर तो ऐसे जाएगा डाउनस्ट्रीम में तो तेरी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बढ़िया सर। एक बोट थी बेटा, वो क्या कर रही है, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जा रही है और यहाँ पर 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जा रही है। और कितने घंटे ले रही है बेटा, 6 घंटे ले रही है। और यहाँ पर एक क्या थी, हमारे पास दूसरी बोट थी। दूसरी बोट क्या कर रही है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जा रही है और यहाँ पर 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जा रही है। वो टाइम कितना ले रही है बेटा, 6.5 आवर ले रही है। हमें क्या बताना पड़ेगा बेटा, हमें स्पीड ऑफ द बोट पता करनी पड़ेगी और यहाँ पर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पता करनी पड़ेगी। सर कैसे करेंगे, यहाँ पर देख यार, अगर हमने स्टिल वाटर मतलब यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है और आपकी ओरिजिनल स्पीड है बेटा, ओरिजिनल स्पीड है बेटा। समझ में आ गया होगा आपको। ओरिजिनल स्पीड का मतलब जितनी बोट की एक्चुअल स्पीड है, समझ में आ गया। अगर वो अपस्ट्रीम में जाएगी तो उसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी। अगर वो डाउनस्ट्रीम में जाएगी तो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी बेटा। एक्चुअल स्पीड अलग होगी उससे। समझ में आ गया होगा बेटा बात आपको। यहाँ पर देखा यार, हमने स्टिल वाटर बोट की स्पीड को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर
एक्स मान लिया, और फिर हमने स्ट्रीम की स्पीड को, यानी पानी किस रफ्तार से बह रहा है वही की रफ्तार से बह रहा है बेटा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से देख, पानी ऐसे आ रहा है 10 की स्पीड से, तू ऐसे जा रहा है 5 की स्पीड से। उल्टा समझ लेते हैं बेटा, पानी आ रहा है 5 की स्पीड से, तू जा रहा है 10 की स्पीड से, तो तेरी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। पानी ऐसे आ रहा था, तू ऐसे जा रहा है, तो तेरी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि समझ जा, तेरी स्पीड कितनी थी यहाँ से, एक्स थी, पानी की स्पीड कितनी थी, वही थी, यानी डिक्रीज होगा तो माइनस आ जाएगा बेटा। और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा बेटा, समझ, तो 10 की स्पीड से पानी आ रहा था और 5 की स्पीड से तू जाएगा, तो टोटल स्पीड तेरी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। बढ़िया सर, यानी कि क्या हो रही है, डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाएगी। अरे हाँ सर। और फिर टाइम टेकन टू ट्रैवल, यानी कि हम टाइम को जानते हैं, टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है बेटा। बढ़िया सर। टाइम को लिख रहे हैं हम अपस्ट्रीम में जाने के लिए, टाइम को कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस कितना था, 24 था, 24 अपॉन में यहाँ पर कहते हैं आ जाएगी स्पीड आ जाएगी, जो कि अपस्ट्रीम में था। और यहाँ से डाउनस्ट्रीम के लिए लिखेंगे बेटा, यहाँ से कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी थी बेटा, यहाँ से डिस्टेंस कितना था, 28 था, स्पीड कितनी थी, x प्लस वाई थी। तो हमने यहाँ से टाइम लिख दिया है। दोनों के टाइम को ऐड करेंगे तो 6 घंटे होगा, दोनों के टाइम को ऐड करेंगे तो 6 घंटे हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ से देख लेना, टाइम टेकन टू ट्रैवल, यहाँ से देखना दूसरी बोर्ड का काट रहे हैं, यहाँ से क्या काट रहे हैं बेटा, दूसरी बोर्ड का काट रहे हैं। यानी डिस्टेंस क्या है बेटा, यहाँ से डिस्टेंस है हमारी 30 किलोमीटर, और यहाँ से डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस है हमारी 21 किलोमीटर। 6 घंटे 30 मिनट ले रहे हैं बेटा। यहाँ से क्या करेंगे, 6 घंटे 30 मिनट ले रही है। 6 घंटे 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम 13/2 लिख सकते हैं, 13/2 हावर्स लिख सकते हैं। बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके वाला टाइम काट लेंगे। तो कैसे काटेंगे, अपस्ट्रीम में जाने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ने बेटा टोटल स्पीड हो जाएगी। और यहाँ से 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कवर करने के लिए, यानी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी, 21 अपॉन में x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे, टाइम 1 टाइम 2 को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा बेटा। समझ में आ गया होगा, टोटल टाइम हमें मिल गया है 13/2 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गई है बेटा। लेकिन ये जो दो इक्वेशन थे थोड़े अटपटे से इक्वेशन है बेटा, यहाँ से देखना, क्योंकि यहाँ से डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे सर, हम फंस गए, हमें ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने तो नहीं आते, लेकिन हम जानते हैं सब्स्टिट्यूशन। हम क्या जानते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई को हम क्या मानेंगे, u मानेंगे। और फिर 1/x प्लस वाई को क्या मानेंगे, v मानेंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और फिर सेकेंड इक्वेशन ये हो जाएगी बेटा। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगी, u की वैल्यू मिलेगी, v की वैल्यू मिलेगी। और u की वैल्यू को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था बेटा, u की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 1/6 मिल रही है, और हमने ये सब्स्टिट्यूट किया था। यहाँ से क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो a वाली इक्वेशन मिल जाएगी। और फिर v की वैल्यू को हमने क्या माना था, x प्लस वाई इक्वल टू माना था, तो v की वैल्यू 1/14 आई। तो हमें कितने मिल गए बेटा, यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 14। फिर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू y की वैल्यू हमें इजिली मिल जाएगी। बढ़िया सर। यहाँ पर कॉन्सेप्ट यह था कि बेटा अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छे बच्चे फंस जाते हैं इसमें। अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा, और फिर आपको टोटल टाइम काटना आना चाहिएगा। और फिर ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन करके मैंने काटा है बेटा, ये वाला आपको आना चाहिए। नेक्स्ट ये वाला दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ये वाला मैं थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन आप ट्राई करेंगे इसे। 2 मेंस एंड 7 बॉयज जो है एक वर्क को 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, और सेम वर्क 3 दिन में 4 मेन और 4 बॉयज खत्म कर रहे हैं। यानी कि हम क्या मान लेंगे, एक दिन में एक मेन कितना काम कर रहा है हमें ये बताना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक दिन में एक मेन जो है 1/x काम कर रहा है, और एक बॉय जो है एक दिन में 1/y काम कर रहा है। तो 2 मेन कितने में करेंगे, 2/x में करेंगे। 7 बॉयज कितने में करेंगे, 7/y में करेंगे। तो हमें क्या कर रहा है बेटा, 4 दिन में मिलकर ख़त्म किया है, यहाँ से 4 दिन में किया है। तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ से हमें 1/x को सब्स्टिट्यूट करना है u, यहाँ से 1/y को v सब्स्टिट्यूट करना है बेटा।
यहाँ से भी सेम करेंगे बेटा, यहाँ से भी सेम करेंगे, यहाँ से भी सेम करेंगे। 3 दिन में इतना खत्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मिल जाएगी। यहाँ से 1/x को u मान लेंगे, 1/y को v मान लेंगे, u v को सॉल्व करेंगे बेटा, u v मिल जाएंगी। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से xy मालूम करना पड़ेगा, xy मालूम कर लिया हमने तो हमारे क्या हो जाएगा, आंसर खत्म हो जाएगा। बढ़िया सर। मिसलेनियस यहाँ पर दे रखा है बेटा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, अच्छा चैप्टर है। वर्बल क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना बेटा, समझ में आ जाएगा बेटा आपको। वर्बल क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एजेस के बहुत आसान होते हैं, अच्छे से कर लेना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले कर लेना, नंबर्स वाले कर लेना बेटा, और यहाँ पर फिक्स चार्ज वाला, कॉस्ट वाले कर लेना बेटा। कॉस्ट वाले उतने डिफिकल्ट नहीं होते, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है बेटा, ट्राई कर लेना। समझ में आ गया होगा बेटा आपको। सर ग्राफ में x के वैल्यूज़ कैसे लें, देखो बेटा एक ट्रिक बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपको क्या करना था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना था। ग्राफ में बेसिकली आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना था। तो हम क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले वो दो इक्वेशन को या तो एलिमिनेशन से, किसी को मत बोलना बेटा ये वाला ट्रिक, या तो हम क्या करेंगे उसे सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे या तो एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। सर इसका क्या फ़ायदा, हमें डायरेक्ट आंसर ही मिल जाएगा। हाँ बेटा यही तो मैं चाहता हूँ, अगर तो एलिमिनेशन से सॉल्व करेगा तो एक्स एंड वाई के एक्चुअल वैल्यूज तुझे पता चल जाएंगे, एक्स एंड वाई के एक्चुअल वैल्यूज तुझे पता चल जाएंगे। जब तुझे एक्स एंड वाई के एक्चुअल वैल्यूज तुझे पता चल गई हैं तो तू तब क्या करेगा बेटा, एक्स यहाँ पर देखकर एक्स एंड वाई के तुझे एक्चुअल वैल्यूज पता चल गए हैं। समझ, इसकी वैल्यू क्या थी बेटा, 2,2 थी, एक्स की वैल्यू भी कितनी थी, 2 थी, वाई की वैल्यू भी 2 थी। अगर तू यही इक्वेशन को समझ यार, शुरू से बताता हूँ मैं, दो इक्वेशन दे रखे थे, आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। यहाँ पर नंबर्स एक्स के क्या लेने हैं, तुझे ये वाला कंफ्यूजन है। तो क्या करेगा बेटा, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर देगा। हाँ सर मैंने एलिमिनेशन से सॉल्व कर दिया है, या तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता था। तो तुझे एक्स एंड वाई के वैल्यूज मिल जाएंगे बेटा। तो एक्स एंड वाई के वैल्यूज को तुझे लेके आके इस डब्बे में यहाँ पर डाल देने हैं। एक्स की वैल्यू भी कितनी मिल रही थी, समझ, इससे तू क्या कर रहा है, सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद तुझे एक्स की वैल्यू कितनी मिली बेटा, एक्स की वैल्यू 2 मिली। करके देख लेना बेटा ये वाली इक्वेशन को, x की वैल्यू 2 मिलेगी और y की वैल्यू भी कितनी मिलेगी बेटा, 2 मिलेगी। x की वैल्यू कितनी मिलेगी, y की वैल्यू भी 2 मिलेगी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को तू क्या कर, डायरेक्ट यहाँ पर डब्बे में पुट कर ले। अगर तू यहाँ पर डब्बे में पुट कर लेगा तो सेम वैल्यू को दूसरे वाले डब्बे में भी पुट करनी है। अगर तूने यहाँ पर इतना काम कर लिया है तेरा 90% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो गया है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेगा बेटा, x की जितनी भी वैल्यू आएगी उससे एक वैल्यू कम ले, उससे एक वैल्यू ज़्यादा ले बेटा। समझ में आ गया, उससे एक वैल्यू कम ले, उससे एक वैल्यू ज़्यादा ले, और फिर y की वैल्यूज मालूम कर। नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम, x की वैल्यू एक वैल्यू कम ले, एक वैल्यू ज़्यादा ले, सॉल्व कर बेटा, तेरा काम हो जाएगा। और तेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट काटना था ना बेटा, यही निकलेगा बेटा। इंटरसेक्टिंग यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब कि यही वाला तेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, यही वाला सोल्यूशन होगा। सेम सोल्यूशन हमें किस में मिला था बेटा, सब्स्टिट्यूशन से मिला था या फिर एलिमिनेशन से मिला था। फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेगा, एलिमिनेशन सॉल्व करेगा, तो आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। यही वाला आंसर को तो डब्बे में, बीच के डब्बे में पुट कर देगा, और इसे एक कम लेगा, एक इससे ज़्यादा लेगा बेटा, और फिर y की वैल्यूज काटेगा। यहाँ भी सेम करेगा बेटा, समझ में आ गया होगा। ये वाला ट्रिक है बेटा, किसी को मत बताना। और ये जो तो एलिमिनेशन से और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेगा ग्राफ वाले क्वेश्चन में, ये किसी को नहीं दिखाना है बेटा, ये रफ शीट में करेगा तू, रफ शीट में करना है तेरे, पेपर में नहीं दिखाना है कि मैं पहले एलिमिनेशन सॉल्व करूँगा फिर ग्राफिकल, नहीं बेटा, मार्क्स कट जाएंगे, गारंटी बता रहा हूँ, मार्क्स कट जाएंगे। तो ये रफ शीट में करना है, फिर यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज डालना है बेटा। समझ में आ गया होगा बेटा आपको। कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं बेटा जो आपको इन्विजिलेटर को दिखाना नहीं होता है बेटा, इन्विजिलेटर को भी नहीं दिखाना होता है, ना अपने दोस्तों को दिखाना होता है, किसी को भी नहीं दिखाना होता है बेटा। और इवाल्युएटर को क्या पता चलेगा कि पहले आपने वैल्यूज डाला, कि पहले आपने सॉल्व किया, कि पहले आपने कैसे वैल्यूज ले, इसे कुछ नहीं पता चलेगा बेटा। सिर्फ वो क्या करेगा, यहाँ पर देखेगा ग्राफ। और यहाँ पर स्केल की बात कर रहा हूँ मैं, स्केल में आपने एक्स एक्सिस में कितने यूनिट पर, 1 सेंटीमीटर पर क्या यूनिट लिया है वो आपको लिखना पड़ेगा बेटा। और यहाँ पर इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी, किस लाइन की इक्वेशन है बेटा वो वाली लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐसे वाली लाइन भी डालना पड़ेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू भी आपको लिखनी पड़ेगी बेटा। समझ में आ गया होगा बेटा। तो ऐसे तो ग्राफ के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है।